ऐसे एलिमेंट जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं उनके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो H2 रिलीज करता है, अगर ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O फॉर्म करता है। नॉर्मली हम ये कहते हैं टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज विल इंक्रीज, पर इसमें थोड़ा सा घपला है सर। सबसे छोटा बोरोन, बोरोन से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम, इन सभी में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है या जो इन पे चार्ज है वो सिंगल डिजिट के अंतर पे भी आ रहा है, पर पी ब्लॉक में कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। पी ब्लॉक में 2 यूनिट का डिफरेंस होगा ही होगा सर। बोरोन का जो स्ट्रक्चर इतना प्यारा है ना, इसके वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम्हें फेसेस काउंट करना तो कर सकते हो, देखो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिजिक्स वाला के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका प्यारा एसएम सर लेकर के आया हूं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 2। हम सबसे पहले बात करेंगे लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा, फिर आज का गोल देखेंगे, आज हमें क्या पढ़ना है, और उसके बाद कुछ आपके डाउट्स लेके आया हूं उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। लास्ट क्लास बेसिकली हमने 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग देखी। सबसे पहले बैक बॉन्डिंग के बारे में खूब सारी बातें पढ़ी, उसके बाद ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में खूब सारी बातें पढ़ी और फिर हमने कुछ सवाल किए। तो आइए देखते हैं आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में हम सर ग्रुप 13 स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे सर? ग्रुप 13। ग्रुप 13 की बात करें तो इसको हम बोरोन फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली। तो आज की क्लास में हम बोरोन फैमिली के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद हम इनके नॉर्मल जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मतलब फिजिकल अपीयरेंस और इन सबसे रिलेटेड चीजें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स की हम पढ़ेंगे, इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम बोरॉन के बारे में पढ़ेंगे और हम बोरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बोरिक एसिड के बारे में। बोरोन और बोरिक एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब बोरोन के खूब सारे रिएक्शन, फिर बोरिक एसिड के खूब सारे रिएक्शन, और यहां आके हमारा आज का टॉपिक एंड होगा सर। यहां पे आके हमारा आज का टॉपिक एंड होगा। लेक्चर जैसे मैं बोलूं कि थर्ड लेक्चर आपका जो इस ब्लॉक का है वो थोड़ा डिले हो गया था, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था सर, है ना। थर्ड लेक्चर आपका डिले हो गया था, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था सर। और कुछ कमेंट्स, ये जो भी कमेंट आप देख रहे हो, मैंने बोला ना मैं एक लेक्चर के बाद कमेंट लेके आऊंगा। ये जो भी कमेंट्स आप देख रहे हो ये कमेंट है लेक्चर नंबर 3 एस ब्लॉक के। ये कमेंट्स है लेक्चर नंबर 3 एस ब्लॉक के, ठीक है। तो सेकंड में उसके बाद अगला क्लास जो होगा तो हम लेक्चर नंबर 1 पी ब्लॉक के कमेंट्स लेंगे। तो एक क्लास के बाद पिछले क्लास का कमेंट्स हम लिया करेंगे सर। पहला कमेंट है रिमशा का। इसने बताया हमें कि सर देखो 2050 पे, मतलब ये टाइम स्टैंप इसने लिख रखा है कि थोड़ा सा रॉन्ग हो गया सर। H2O बनता है विद एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक मेटल के साथ इतना बनता है। रिमशा के ये बोलने के बाद मैं वापस चेक किया कि पीडीएफ पे मैंने क्या लिखा है, और आई फाउंड कि यस, रिमशा वाज राइट। मैं इसको अभी करेक्शन करके आपको बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, है ना। फिर हम आगे आते हैं। एक बच्चे ने पूछा सर आपने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सीजियम का यूज होता है, बट एनसीईआरटी पोटेशियम एंड सीजियम दोनों लिख रखा है। बेटा मैं आपको यही कहता हूं, आप ना मेरे शब्दों को ऐसे रट मत लो। रटना तो सिखा ही नहीं रहा तुम्हें, मैं सोचना सिखा रहा हूं। मैंने आपको यह बताया कि देखो भैया, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो काम किस पे करता है सर? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, लो आईई पे काम करता है। तो जिस मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी उनके इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ही कहीं ना कहीं इनके वर्क फंक्शन को डिनोट करती है। इनके वर्क फंक्शन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप बोलोगे सर वर्क फंक्शन क्या है? सर वर्क फंक्शन आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। तो ये वर्क फंक्शन है सर, या थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है सर। तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम, तो आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। तो अल्कली मेटल्स वैसे भी बहुत कॉमनली जाने जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए। आप अगर एनसीईआरटी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें इन सभी एलिमेंट्स का आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन या वर्क पोटेंशियल दे भी रखा है सर। मेंशन भी, वर्क पोटेंशियल मेंशन कर रखा है सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। आप वहां जाकर उसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं।
इस वाले डाउट की बात करें तो मैंने स्क्रीनशॉट तो नहीं, मैं उस पेज को लेकर के आया हूं यहाँ पे। नहीं, ये तो डाउट है, ये तो सवाल है जो होमवर्क दिया था। इस पे आते हैं सर, इस वाले पेज पे आते हैं। पहले करेक्शन कर लेते हैं कि क्या किया था। जैसा कि रिम्सा बेटा ने बताया, रिम्सा ने बताया कि सर आपने गलती से ऐसा लिख दिया है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के साथ इट रिलीजेस H2। तो उसको मैं करेक्ट कर लेता हूं, देखो ध्यान से। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ ये H2O बनाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ तो रिएक्शन हमने ऑलरेडी लिख रखी है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्शन ऑलरेडी लिख रखी है। आप यहां पे इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड की जगह पहले करिए एम्फोटेरिक मेटल, इसको करिए एम्फोटेरिक एलिमेंट्स, ठीक है। एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के साथ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाने वाले एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाने वाले एलिमेंट के साथ इट रिएक्ट्स एंड इट रिलीजेस H2 गैस, है ना। इनके साथ ये H2 गैस रिलीज करता है। जैसे मैं यहां पे अब सभी के ऑक्साइड मिटा दूंगा, तो इसमें करेक्शन आप कर लेंगे, यहां पे सभी के ऑक्साइड मिटा देंगे। जैसे मैं लिख भी देता हूं सर, यहां पे हमने कराया था किसके साथ, बेरिलियम के साथ ये रिएक्शन। यहां पे हमने किसके साथ ये रिएक्शन कराया, जिंक के साथ। यहां पे हमने किसके साथ ये रिएक्शन कराया, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। इनके साथ ये बना के देता। फिर आप बोलोगे सर उसने जो कहा क्या वो सही कहा, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड कैच, है ना। वो क्या होता है सर कि अगर इफ दे रिएक्ट, इफ NaOH reacts with amphoteric oxide, then H2O is released, then H2O is formed, तब H2O is formed, H2O बनता है सर। मतलब इसी रिएक्शन को ऑक्साइड के साथ लिखेंगे तो यहां H2 के साथ O लगा देंगे, यहां पे ऑक्साइड के साथ करेंगे तो सेम रिएक्शन है, H2 के साथ O लगा देंगे, H2 के साथ O लगा देंगे। नॉर्मली देखो मैं आप एक बात बताता हूं, आपको ऐसा लगेगा कि सर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, सर को नहीं आता होगा, गलत लिख दिया होगा सर ने, नहीं जानता है मास्टर, ठीक है, लग सकता है सर। आप अभी नादान बच्चे हो सर, आप 11th क्लास के छोटे मोटे बच्चे हो, आपको लग सकता है सर। आपके लगने से मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा, नहीं यार तुम अभी छोटे बच्चे हो सर। कल को तुम अपना कमेंट है ना आज से 5 साल बाद देखोगे इस वीडियो में तो तुम खुद हंसोगे, बोलोगे अरे यार क्या ही था मैं। ह्यूमन एरर है सर, हो सकती है। खैर जो मेन पॉइंट है वो ये याद रखिएगा कि सर जब ये एम्फोटेरिक मेटल्स, ऐसे एलिमेंट, मेटल तो नहीं बोलूंगा, ऐसे एलिमेंट जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं उनके साथ जब ये रिएक्ट करेगा, ऐसे एलिमेंट जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं उनके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो H2 रिलीज करता है। अगर ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O फॉर्म करता है। मेरे हिसाब से मैंने आपको बेरिलियम ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन भी बता रखी है, बेरिलियम ऑक्साइड्स के साथ इनकी रिएक्शंस भी बता रखी है सर पहले ही क्लासेस में, तो ये बात हमने ऑलरेडी कर रखी थी। यहां पे मैंने ऑक्साइड, है ना, मैं ऐसा लिखना चाह रहा था कि एलिमेंट्स विथ, क्या बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ NaOH विथ एम्फोटेरिक, या एलिमेंट्स दैट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसा लिखना चाह रहा था। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिख दिया, अब ऑक्साइड लिख दिया तो यहाँ पे ऑक्साइड लिख दिया, मेरे दिमाग में H2 था तो H2 लिख दिया। खैर कवर अप करने की मैं कोई कोशिश नहीं करूंगा, आपकी मर्जी सर, आपको जो सोचना है सोचो। नादान हो तुम, बड़े हो गए, तुम भी समझ जाओगे कि ठीक है सर हो सकती है ऐसी चीजें। खैर वापस आते हैं, बट हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा कि अपनी कॉपी में इसको करेक्ट जरूर कर लो। मैंने जैसे ही देखा ना, देखो मैं क्या बोलता हूं, मैंने जैसे ही देखा ये गलती है, मैं तुरंत स्क्रीनशॉट लेके आ गया कि देख भाई ये बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद मैंने आपको एक सवाल दिया था, बोला था BeCl2 का रूम टेम्परेचर पे पॉलीमरिक फॉर्म, हाई टेम्परेचर पे डाइमरिक फॉर्म, वेरी हाई टेम्परेचर पे मोनोमरिक फॉर्म होता है। तो एक बच्चे का सवाल था सर ये डाइमर क्या होता है सर। वैसे तो उसने ये डाइमर क्या होता है, डाइमर ऐसे लिखते हैं सर, व्हाट इज डाइमर। तो डाइमर मतलब कोई भी दो सब्सटेंस जब एक साथ मिल जाए तो वो डाइमर बनाता है। जैसे आपको पुनीत सर ने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बताया होगा, पुनीत सर ने आपको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में बताया होगा। इस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एक एग्जांपल सर ने NO2 दिया होगा। यह बताया होगा कि NO2 बहुत अनस्टेबल होता है सर, क्यों, क्योंकि इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है। इस ऑड इलेक्ट्रॉन वाले फंडे को नेग्लेक्ट करने के लिए, हटाने के लिए, अपने ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन का दाग हटाने के लिए ये क्या करता है, अपने ऊपर पड़े ऑड इलेक्ट्रॉन का दाग हटाने के लिए ये क्या करता है सर, ये डाइमराइज कर जाता है और डाइमराइज करके N2O4 बनाता है। ऐसी बात आप सुने होंगे। तो डाइमराइजेशन का सीधा मतलब क्या है, जैसे मान लो मोती है, मोती के माले वगैरह बना सकते हो, तो 2 मोती एक साथ लेके आ गए तो डाइमर हो गया, 3 मोती लेके आ गए तो ट्राइमर हो गया, 4 मोती लेके आए तो टेट्रामर हो गया, ऐसे बहुत सारे मोती लेके आए तो
पॉलीमर हो गया सर, और अकेला मोती मोनोमर कहलाता है। तो इन दोनों के बारे में आपसे पूछा था। सबसे पहले पहले सवाल का डिस्कशन करते हैं सर। सबसे पहले पहले सवाल का डिस्कशन करते हैं। वैसे आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मजेदार मजेदार चीज, बहुत प्रैक्टिकल बातें तुम्हें बताऊंगा, बहुत सारी रिएक्शन बताऊंगा। एक बच्चे का कमेंट मैंने ऐसा भी पढ़ा कि सर आप रिएक्शन तो बता ही नहीं रहे हो कि किसके साथ क्या क्या होगा। अबे किसके साथ क्या क्या होगा बताऊंगा तो रटने वाली बात हो गई। मैं तुम्हें रिएक्शन का आइडिया दे रहा हूं। मैं तुम्हें ये थोड़ी बोल रहा हूं कि देख लो इसके साथ ये रिएक्शन लिख लेना, इसके साथ ये रिएक्शन लिख लेना, इसके साथ ये रिएक्शन लिख लेना। नहीं, मैंने एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन बता दिया। मान लो मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन एयर के साथ बता दे रहा हूं तुम्हें, तो कैल्शियम और बाकी सबकी तुम नहीं लिख सकते हो क्या यार? कमेंट करना कि सर हम लिख सकते हैं, इतनी जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं अपने लिए, हाँ या ना। इतने समझदार तो हो गई तुम यार, इतने समझदार तो तुम हो गई। खैर वापस आते हैं, हम बात करते हैं किसकी सर? BeCl2 की। हम बात किसकी करते हैं सर? BeCl2 की। अगर हम BeCl2 की बात करें, BeCl2 की बात करें तो BeCl2 सबसे पहले RT रूम टेम्परेचर की बात करते हैं सर। रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पे बेरिलियम क्लोराइड जो है, रूम टेम्परेचर पे बेरिलियम क्लोराइड जो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और पॉलीमर बनाता है सर। पॉलीमर का मतलब मैंने आपको तरीका बताया था, बेरिलियम इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, बेरिलियम इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, ये ऐसे डॉट 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 आगे कंटिन्यूड रहेगा। इसने इसको कोऑर्डिनेट किया, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, पर ये कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड है सर। इसने इसको इधर से ऐसे भी आएगा, इधर से ऐसे भी आएगा सर, और ये ऐसे आगे होल एन तक चलता जाएगा। तो ये पॉलीमरिक फॉर्म है। पॉलीमरिक फॉर्म में अब इसका अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन देखने जाओगे तो इसके द्वारा 4 बॉन्ड्स बनाए गए हैं। 4 बॉन्ड्स बनाने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं sp3 हो जाएगा सर। इसका हाइब्रिडाइजेशन पॉलीमरिक फॉर्म में sp3 हो जाएगा। वहीं अगर हम हाई टेम्परेचर पे बात करें एज अ डाइमर, इसको एज अ डाइमर देखेंगे तो डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे आसपास। तो एक BeCl2 ऐसा हो गया, दूसर का BeCl2 ऐसा हो गया। ये दोनों जब मिलेगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहां पे इस बेरिलियम ने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। 3 बॉन्ड बनाने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। ठीक है चाचा, यस सर। आगे बात करते हैं। उसके बाद अगर ये मोनोमरिक फॉर्म में है, मोनोमरिक, तो मोनोमरिक फॉर्म में तो तुम बचपन से इसको बनाते आ रहे हो सर। बेरिलियम सीधी लाइन क्लोरीन, सीधी लाइन क्लोरीन, 180 डिग्री का एंगल बेरिलियम क्लोराइड, 180 डिग्री का एंगल बेरिलियम क्लोराइड। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है सर, तो ये पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल बड़ा मजेदार था। दूसरा सवाल बड़ा मजेदार था, इसका आंसर अगर आपने दिया होगा तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरे सवाल का आंसर अगर आपने दिया होगा तो दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरे सवाल का आंसर अगर आपने दिया होगा तो दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या था। दूसरा सवाल था Al2CH3 6। अब Al2CH6 की बात करें तो यह भी एक ब्रिज बॉन्ड वाला कंपाउंड है। एल्यूमिनियम से जुड़ा CH3, एक CH3 इधर बना लिया, एक एल्यूमिनियम इधर, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या CH3 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है? आप बोलोगे नहीं सर, कार्बन बेचारा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्डेड है। इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है सर। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है तो यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन, यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी घूमेंगे, इधर भी घूमेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हो जाएगा। पर ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये कैसन बॉन्ड है? तो आप इसको देखते ही चीख चीख के, आप इसको देखते ही चीख चीख के चिल्लाओगे, आप इसको देखते ही चीख चीख के चिल्लाओगे, आप इसको देखते ही चीख चीख के चिल्लाओगे कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब ये एक बनाना बॉन्ड है सर। कैसा बॉन्ड है? बनाना बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? बनाना बॉन्ड। कई बार ऐसे केस में तुमसे पूछेगा कि बनाना बॉन्ड बनाने वाले एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। जब यहां पे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, उसका s ऑर्बिटल आता है ओवरलैपिंग में, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं आता है हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग में। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये बनाना बॉन्ड हो गया सर, ये भी बनाना बॉन्ड, ये भी बनाना बॉन्ड। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन, तो देखिए क्या करते हैं। मैं मान लेता हूं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 एटम प्लेन में है सर। मैं मान लेता हूं कि ये 6 एटम प्लेन में है।
मैं मान लेता हूं ये 6 एटम प्लेन में है, इसका एक कार्बन ऊपर की तरफ, इसका एक कार्बन नीचे की तरफ, ठीक है? यस और नो? आप बोलेंगे यस सर। अब मेरी बात सुनना, मैं सबसे पहले एक प्लेट बना ले रहा हूं, मैं सबसे पहले क्या बना ले रहा हूं सर? एक स्क्वायर बॉक्स। इसी स्क्वायर बॉक्स में हम हर चीज बनाएंगे, इसी स्क्वायर बॉक्स में हम हर चीज बनाएंगे सर। अब देखिए इसमें क्या है सर, सबसे पहले यहां पे है एल्यूमिनियम, फिर है यहां पे एल्यूमिनियम, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ये 2 एल्यूमिनियम। इन 2 एल्यूमिनियम के साथ ऊपर की तरफ इस प्लेन के, ये आपका कॉपी है सर, इस कॉपी के प्लेन के ऊपर बड़ा बड़ा लिख दूं? बिल्कुल, छोटा दिख रहा है सर, बड़ा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये है एक एल्यूमिनियम, ये है दूसरा एल्यूमिनियम। इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप है जो प्लेन के ऊपर आ रहा है, इसके नीचे, प्लेन के नीचे एक CH3 ग्रुप है, फिर CH3 ग्रुप इधर है सर, इस साइड में, इस साइड में, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, ठीक है? ये 4 जगह CH3 ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर यहां पे मैं बात करूं, सर, तो यहां पे देखो एक कार्बन एटम यहां पे है। आप बोलोगे सर ये कार्बन एटम, अगेन ये चारों के चारों कार्बन एटम जो है, ये चारों के चारों कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे? यस सर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का सीन क्या होता है कि 3 एटम एक प्लेन में होते हैं, 2 एटम अंदर और बाहर। सर ने आपको बताया होगा वेज और डैश प्रोजेक्शन में जो बातें सर ने कही, तो हम क्या करेंगे सर, वेज और डैश प्रोजेक्शन का यूज करेंगे यहां पे। तो मैंने बोला देखो एक हाइड्रोजन तो इसके अंदर है, एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर है, तो इसको डैश से बना दिया, एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर है तो इसको डैश से बना दिया, एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है तो इसको वेज से बना दिया। फिर अगर हम बात करें इस कार्बन से भी जुड़ा एक हाइड्रोजन तो प्लेन में होगा, एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर है तो उसको वेज से बना दिया, एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है तो उसको डैश से बना दिया। इस वाले कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन पे भी सेम कहानी होगी, एक हाइड्रोजन तो इस प्लेन में है, एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर है तो उसको वेज से बना दिया, एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर की तरफ है उसको डैश से बना दिया, एक हाइड्रोजन प्लेन में है, एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर है तो इसको कैसे बना दिया सर, इसको वेज से बना दिया, एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर की तरफ है सर। अब आपको काउंट करना है कितने एटम प्लेन में हैं, तब तो गिनती आनी चाहिए सर गणित की। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप में से जितने भी बच्चों ने 10 इसका आंसर दिया था, वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत जबरदस्त। अगर 10 आंसर आ गया किसी का तो बढ़िया। ये दोनों एटम प्लेन के बाहर हैं तो इनके एटम्स इस प्लेन में आएंगे ही नहीं सर। आई होप ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, इससे आसान तरीके से स्ट्रक्चर बना के आप एटम इन अ प्लेन काउंट नहीं कर सकते सर। आपको पता है कार्बन के, अब तुम में से सवाल ये आएगा सर इसको वेज बना दे तो अबे मैक्सिमम एटम नहीं आएगा। बना सकते हो, बनाओ ना, मैंने हाथ थोड़ी रोका है आपका, मैंने हाथ थोड़ी रोका दोस्त, मैंने बोला बना सकते हो बना लो, पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन चाहिए, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए है ना, और तुम्हें कहीं जाना है, तुम ओला बहुत दूर जाना है, मैं बोलूंगा 10 रुपए में सबसे ज्यादा दूरी कैसे चल सकते हो, तो तुम बोलोगे सर बहुत दूरी हम पैदल तय कर लेंगे, फिर किसी से लिफ्ट ले लेंगे, फिर कुछ कर लेंगे। मैक्सिमम दूरी तय करने के लिए तो सार सभी साम दाम दंड भेद अपने फेवर में लगाने पड़ेंगे ना। और नहीं तुम बोलोगे सर ओला बाइक बुक करेंगे 1 किलोमीटर जाके छोड़ देगा, अबे 1 किलोमीटर तो तुम पैदल भी चल सकते थे, तो मैक्सिमम दूरी वो कैसे हुई, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कैसे आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा सर। तो इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन आएगा। आपको अपना प्रॉफिटेबल चीज लेनी पड़ेगी, प्रॉफिटेबल मतलब जिसमें ज्यादा नंबर आए। अगर इस एल्यूमिनियम के साथ इस कार्बन को मैं प्लेन में ना लेता, प्लेन से ट्विस्ट कर देता, तो फिर मैक्सिमम एटम आता ही नहीं सर। चलिए ये सवाल भी हो गया, ये दोनों सवाल हो गए। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं, अपना टॉपिक जो है, अपना टॉपिक जो अब चलेगा वो क्या चलेगा सर, बोरोन फैमिली। अपन क्या पढ़ने वाले हैं, बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली को एक और नाम से जाना जाता है ग्रुप 13। ऐसे आप में से बहुत सारे लोग देखे होंगे जो 13 नंबर है ना, इसको बहुत अपशगुन मानते हैं भारत में, इंडियन माइथोलॉजी में इतना ज्यादा इसको लकी नंबर नहीं मानते। अब किसी का जन्मदिन ही 13 तारीख को, तो वो तो लकी मानेगा ही, है ना। नॉर्मली आप देखोगे बूढ़े बुजुर्ग लोगों से बात करोगे तभी देखो किसी के डेथ के बाद वो होता है ना 13 दिन के बाद 13 ही होती है।
है ना, तो इसको उतना ज्यादा शुभ नहीं मानते। आप देखोगे बहुत सारे, आप ऐसा मत सोचो कि बस पुराने जमाने के लोग, तुम अगर घर खरीदने जाओगे ना सर अच्छी सोसाइटीज में इंडिया में, तो आप फ्लैट होते हैं ना, मान लो 15 माले का बिल्डिंग है, तो उसमें 13 नंबर फ्लोर होगा ही नहीं सर। फ्लोर का नंबर होगा, ग्राउंड फ्लोर पे तो पार्किंग होती है आजकल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 15 माले का मतलब 16 तक जाएगा क्योंकि 13 नंबर है ही नहीं। तो ऐसा, वैसे यहां पे भी है। मैं बोलता हूं ये अपसगुन तो नहीं है, पर आपके लिए सगुन है सर एक तरीके से। जेई एडवांस में 2 बारी सवाल, 3-4 बारी सवाल आया सर पीरियोडिक टेबल से। एक बार सवाल आया एम्फोटेरिक और वो ऑक्साइड के नेचर पे, जिसको आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो तो वहां भी इंक्लूड कर लो। एक बार सवाल आया पी ब्लॉक के ग्रुप 13 पे, इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। एक बार और सवाल आया इन्हीं की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। तो ये शुरू के 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो पढ़ते हो उनमें सबसे ज्यादा सवाल इसी पे आते हैं सर। बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, देखो मैं जो तरीके से पढ़ाऊंगा ना, अगर मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, तुम उस तरीके को एनसीईआरटी में खोजने जाओगे तो तुम पागल हो जाओगे। हाँ, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ा के कंप्लीट कर दूंगा, जहां मैं फुल स्टॉप लगाऊंगा, उतना पढ़ने के बाद और एक बार एनसीईआरटी रीड करने के बाद मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, मजाल नहीं है कि तुम सवाल मतलब तुम सवाल हिला ना पाओ। एकदम गारंटीड है तुम सवाल फोड़ के आओगे सर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनके सवाल क्लब कर दे किसी और ग्रुप के साथ, तो थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है सर। क्लब कर दे किसी और ग्रुप के साथ तो थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अभी तो हम 13-14 पढ़ रहे हैं ग्रुप। हम पूरा पी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ब्लॉक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो और बहुत सारी चीजें जानेंगे। खैर, एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट कौन कौन आता है सर? तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, है ना। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। कुछ आप ऐसे, मैं जैसे याद करता हूं, मैं बता देता हूं। मैंने याद किया है कि जैसे एक फ्रीडम फाइटर थे, आपने नाम सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो मैंने ऐसे याद किया, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ये मेरा तरीका याद करने का। अगर आप इसके साथ ठीक लग रहा है तो याद कर लो। वैसे आपने याद कर लिया होगा अभी तक, तो मैं ऐसा फोर्स नहीं करूंगा कि मेरे ही तरीके से याद करो। ये बचकानी बातें हैं कि मैं फोर्स करूं, नहीं। मैंने जैसे बोला वैसे ही नहीं सर, आप अपने तरीके से याद करो। इसके बाद एक एलिमेंट और आता है जिसको हम FL से डिनोट करते हैं। इसका नाम फ्लेरोवियम है, नई एनसीईआरटी में एडेड है सर। फ्लेरोवियम नाम है इसका, ये नई एनसीईआरटी में एडेड है। दो इस पे कभी सवाल नहीं आया अभी तक, पर ज्यादा से ज्यादा सवाल आएगा तो नाम ही आएगा, क्योंकि ये सभी एलिमेंट हायर एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव होते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एटॉमिक नंबर की बात करूं तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। 5 में 8 जोड़ूंगा तो एल्यूमिनियम हुआ 13, 13 में 18 जोड़ूंगा तो ये 31, इसमें 18 जोड़ा तो ये हो जाएगा 49, इसमें 32 जोड़ा, इसमें 32 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा सर? बोलो। 50 में 30 जोड़ दो तो ये 81, और इसमें 32 जोड़ा तो ये 113। मतलब 50 में 30 जोड़ दो और 1 बढ़ा दो, आंसर सीधा, है ना। तो हमने क्या किया सर? देखो, पीरियड वन से यहां पे जो जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं कितना? बोलो यार। पीरियड 1 से यहां पे जोड़ते हैं, जो भी जोड़ते हैं, जोड़ने की जरूरत नहीं है सर। इधर से इधर कितना जोड़ा सर? इधर से इधर जोड़ा 8, इधर से इधर कितना जोड़ा? 18, फिर कितना जोड़ा? 18, फिर कितना जोड़ा? 32, फिर कितना जोड़ा? 32। वेस्ट बंगाल में जाओगे तो ऐसे 32 नहीं बोलते, बोलेंगे 32। उड़ीसा में भी ऐसे ही स्पेल करते, प्रोनाउंस करते हैं 32, है ना। तो 8, 18, 18, 32, 32। इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अगर मैं चलूं, इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैं चलूं, इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैं चलूं, लिख लिख के पढ़ रहे हो ना सर? कमेंट कर देना। कुछ कुछ बातें मेरी मान लेना तुम, मेरे को है ना, बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई मान लो यार, मुझे अपना, मेरी बात मान लेना बस, मेरी बात मान लेना दोस्त, बहुत तरक्की करोगे। बच्चे बोलते हैं सर बैकलॉग हो जा रहा है, सर पढ़ने में मौका नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। पढ़ो मेरे भाई, तुम्हारा मन अभी किसी काम में नहीं लगना चाहिए। और पहले तो जिंदगी सेट करनी है सर, उसके बाद सारी सुख सुविधाएं चल के आएंगी तुम्हारे पास। 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सबसे पहली बात कि
तुम्हारा गोल सेट होना चाहिए कि ये करना है तो करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज की गोल सेट करने के बाद तुम उस पर किस हद तक काम कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं गोल सेट कर दिया, सो रहे हैं खटिया लगा के आम के पेड़ के नीचे, देख रहे हैं अरे वाह इस बार तो बहुत आम फरेगा, नारियल गिरेगा माथे पे, खत्म हो जाओगे वहीं, कोई याद भी नहीं करेगा फिर तुम्हें। वापस आते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, वापस आते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम चर्चा करें, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम चर्चा करें, तो आप बोलोगे सर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2NP1। आगे नोबल गैस होगा पर मैं वो नहीं लिख रहा हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होगा। नोबल गैस होगा पर नोबल गैस से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं उसको नहीं लिख रहा। जैसे बोरोन की बात करें, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बोरोन के लिए क्या होगा सर, 2s2 2p1। एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा सर, 3s2 3p1। फिर गैलियम के लिए क्या होगा सर, 4s2 4p1। फिर इंडियम के लिए क्या होगा सर, 5s2 5p1। फिर थैलियम के लिए क्या होगा सर, 6s2 6p1। और फ्लोरोवियम के लिए क्या होगा सर, 7s2 7p1। ये सभी इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक एक करके चलते हैं। याद रखिएगा इनके सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट सवाल आता है सर, जहां पे भी एक्सेप्शन हुआ वहां पे जेई को पसंद है पूछना। इनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है साइज, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की अगर मैं चर्चा करूं, एटॉमिक साइज की अगर मैं चर्चा करूं तो इसमें कुछ घपले होते हैं सर। देखिएगा नॉर्मली हम ये कहते हैं टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज विल इंक्रीज, पर इसमें थोड़ा सा घपला है सर। सबसे छोटा बोरोन, बोरोन से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा इंडियम, और इंडियम और थैलियम, बड़ा तो थैलियम ही होता है पर लगभग बराबर सर, लगभग बराबर। आप बोलोगे सर यहां पे दो जगह गड़बड़ी हुई, यहां पे दो जगह गड़बड़ी हुई, एक तो ये वाला पोर्शन, एक तो यहां पे गड़बड़ी हुई सर। यहां पे मामला उल्टा है, मामला उल्टा है, और एक ये वाला पोर्शन यहां पे मामला उल्टा है। एक ये पोर्शन यहां पे मामला रिवर्स, एक ये पोर्शन यहां पे मामला रिवर्स तो नहीं है, लगभग लगभग बराबर है। क्या कारण है सर, तो इस वाले रीजन को एक्सप्लेन किया जाता है। मान लो तुम्हारे बोर्ड में सवाल पूछे है ना, स्कूल में स्कूल लेवल पे सवाल पूछे तो इसको लिख देना ड्यू टू स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या रीजन देते हैं सर, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन को तुम 3D कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हो, तुम 3D कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हो सर। इस वाले में कोई आपसे रीजन पूछ दे कि इसका क्या रीजन है सर, इसमें लगभग बराबर होता है, लगभग लगभग बराबर होता है सर। 3 पिकोमीटर का फर्क होता है, पिकोमीटर में 3 मतलब 10⁻⁻12 मीटर में जाकर 3 पिकोमीटर का फर्क होता है सर, इतना क्लोज है ये। इसके पीछे का रीजन क्या है सर, तो इसके पीछे का रीजन हम देते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या रीजन देते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को आप 4F कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हो, 4F कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हो। सर ने इसके बारे में आपको अच्छे से बता रखा है, मैंने जांच पड़ताल कर रखी है ना, मैंने जांच। मैं आपसे एक चीज कहता हूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे रफ्तार सीरीज में लेक्चर देखने, तो वो क्या करेंगे कि सर पहला लेक्चर देखेंगे, मतलब मान लो उनको देखना, अब उनके मन में आएगा केवल पी ब्लॉक देख लेते हैं ना दोस्त, तो केवल पी ब्लॉक देखेंगे और चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना सर, अगर आप लेक्चर देखो तो नियमता एकदम सीरीज में देखना सर। सारे लेक्चर जब आप सीरीज में देखोगे तो आपको ज्यादा बातें समझ में आएगी। जैसे मान लो अभी इस बार इस वाले में शायद आप में से बहुत सारे लोगों का 11th का एग्जाम होगा, उसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आएगा, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को सीरीज में देखना। ऐसा नहीं कि एक दिन मन किया तो एस ब्लॉक का लेक्चर नंबर 2 आओ देख लेते हैं, और जब देखना एक बार बैठ गए ना देखने, तो जब तक लेक्चर पूरा मत करना, उठना मत सर। अपने आप को है ना, अपने आप को चट्टान बना लो सर, कि जब तक काम, चट्टान बना लो सर, पत्थर मत बनाओ। अपने आप को चट्टान बनाओ सर, जीवन में पत्थर मत बनाओ। आप में से बहुत सारे लोग मैं बताता हूं अभी लाइफ में है ना,
स्टोन होता ना सर, पत्थर रोड पे पड़े उनकी तरह होंगे। कोई लात इधर मार दिया तो 2 मीटर उधर चले गए, कोई इधर लात मार दिया तो 2 मीटर इधर चले गए। मतलब उनके लाइफ का खुद कोई गोल नहीं है। किसी ने ढकेल दिया तो उधर चले गए, किसी ने बोला अरे यार बहुत स्कोप है, किसका, कॉमर्स का, तो सोचेंगे अच्छा अब तो कॉमर्स ले लेंगे। किसी ने बोल दिया बहुत स्कोप है, किसका, फिजिक्स का या मैथ्स का, अच्छा अब तो मैथ्स ले लेंगे। कि बहुत स्कोप है, किसका, गधे का, अच्छा अब तो गधे बन लेंगे। नहीं सर, पत्थर मत बनो सर अपने जीवन में, पत्थर मत बनो, लोग ठोकर मारेंगे, जहां मर्जी वहां लेके जाएंगे और अंत में जब लगेगा अब काम हो गया तो साइड कर देंगे अपने रास्ते से। चट्टान बनो सर, चट्टान, कि तुम जहां खड़े हो जाओ ना, लोगों को रास्ता बना के साइड से निकलना पड़े। तुमने बोल दिया पढ़ाई करूंगा, दोस्त आया दरवाजे पे बोला नहीं चल खेलने, कुछ करो ही मत सर, बोल दो हाँ चल तू चल मैं आता हूं 15 मिनट में, 15 मिनट बाद वो आएगा ही नहीं सर, 15 मिनट बाद वो आएगा ही नहीं सर। पढ़ो फिर आराम से, और वो 15 मिनट पढ़ो, वो 15 मिनट अगर तुमने कंट्रोल कर लिया तो तुम जीवन में क्या बनना है, चट्टान बनना है कि पत्थर बनना है जिसको लोग जहां लात मारेंगे वहां चले जाओगे, वो तुम्हारे ऊपर है सर। जीवन सबको मौका देता है। हाँ, वापस आते हैं स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, मैं अगले पेज पे आपको लेके चलता हूं, वहां पे लिखता हूं। रीजन तो समझ गया ना, रीजन सीधा, अगर मान लो तुम्हें 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है तो सीधा लिख दो सर स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन, आंसर पूरा हो गया, नंबर मिल जाएंगे सर, नंबर मिल जाएंगे। पर स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझते हैं। हम बात किसकी कर रहे थे सर, हम बात कर रहे थे एल्यूमिनियम की, हम बात कर रहे थे गैलियम की। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, गैलियम का 31। इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं सर, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं सर, 13। इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं सर, आप बोलोगे इसके पास प्रोटॉन है 31। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो नियॉन से लिखता हूं, नियॉन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, उसके बाद 3s2 3p1। गैलियम का लिखता हूं तो गैलियम का भी नियॉन के बाद ही लिखता हूं, नियॉन के बाद भी अगर लिखूं तो पहले आप लिखोगे 3s2 3p6, फिर भरता है 4s2, फिर 3d10, फिर 4p1। मतलब ये दोनों भरे तो यही, पर बीच में 3d10 भी आ गया। अब आपको बता रखा है सर ने, अब आपको बता रखा है सर ने ई वाले अंकिल की शील्डिंग बहुत खराब होती है सर, शील्डिंग अच्छी नहीं होती है। और शील्डिंग अच्छी नहीं होती है, शील्डिंग का मतलब स्क्रीनिंग अच्छा नहीं करते हैं, स्क्रीनिंग अच्छा नहीं करते हैं मतलब स्क्रीनिंग अच्छा नहीं करते हैं, इसका मतलब कि सर न्यूक्लियस जो इस बाहर वाले 4p के इलेक्ट्रॉन पे ताक लगा के बैठा होगा, ये उसको अच्छे से शील्ड नहीं करेंगे, अच्छे से शील्ड नहीं करेंगे, पर्दा उतना मजबूत नहीं है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत जोरदार लगेगा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा जोरदार लगेगा, क्यों, क्योंकि तुमने प्रोटॉन तो बढ़ाए 18 और 10 इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में डाल दिए जो शील्ड कर ही नहीं पाता सर, तो उसके वजह से नेट जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण हमने पढ़ रखा है जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा साइज उतना कम, तो ये रीजन है सर। सेम गोज विथ अच्छा सुनना, अब क्योंकि यहां पे 3D की बात की है ना, 3D का पहला एलिमेंट, अगर मान लो 3D एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना, ओलंपिक में 3D एलिमेंट एक देश बना के गया, तो सबसे पहले झंडा लेके कौन चलेगा, स्कैंडियम सबसे आगे वही है, तो इसी के लिए इसको स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। क्योंकि 3D स्कैंडियम से शुरू होता है तो इस कॉन्ट्रैक्शन को स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं सर। सेम रीजन थैलियम और इंडियम के साथ भी है। थैलियम और इंडियम के बीच में यहां पे 4f में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 4f 14 इलेक्ट्रॉन के कारण यहां से यहां एटॉमिक नंबर तो 32 का बढ़ता है, पर 14 इलेक्ट्रॉन हमने एफ सबशेल में दिए। एफ सबशेल की शील्डिंग इनसे भी गई गुजरी होती है सर, इनसे भी गई गुजरी होती है, तो इसके कारण क्या होता है सर, यहां पे साइज उतना छोटा नहीं होता, पर दोनों का साइज लगभग बराबर हो जाता है सर। आइए आगे बात करते हैं। पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमने बात कर ली एटॉमिक साइज। दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो इनमें हमें पढ़नी है, दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो इसमें हमें पढ़नी है वो का है सर, ऊ का है, ऊ है आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो है
आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे, दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें सर, आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल देना, किक आउट कर देना सर। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम इन जनरल देखते हैं, इन जनरल टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है सर, घटते जाती है ना। इन जनरल मैं यहां पे लिख रहा हूं इन जनरल क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम, डी टू बी का मतलब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आईई की वैल्यू क्या होती है सर, कम होते जाती है। लेकिन ग्रुप 13 सारे एक्सेप्शन का जड़, सारे एक्सेप्शन का घर, इसी के लिए माना सर। पीरियोडिक टेबल में देखा कि अच्छा ग्रुप 13 में बहुत एक्सेप्शन है, तब बोल दिया कि ग्रुप 13 या 13 नंबर ही सही नहीं है, गड़बड़ हो। ठीक है, देखते हैं। तो ग्रुप 13 की अगर हम बात करें, ग्रुप 13 की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन की होगी, क्योंकि सबसे छोटा है, सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल सही। बोरोन के बाद आप बोलोगे सर अगर साइज के हिसाब से चले तो बोरोन के बाद गैलियम आना चाहिए, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम आना चाहिए, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम आना चाहिए। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया सोचा है, बहुत बढ़िया सोचा है। बस इसमें एक चीज और अपने दिमाग में डाल लो, बस इसमें एक चीज और अपने दिमाग में डाल लो कि बोरोन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद थैलियम। अब थैलियम से जब इंडियम में तुम बढ़ते हो, थैलियम से जब इंडियम में तुम बढ़ते हो तो तुमने 32 प्रोटॉन ऐड किए, लेकिन साइज में कोई चेंज ही नहीं आया सर। और साइज में कोई चेंज ज्यादा नहीं आया तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसी के लिए थैलियम अंकल, इसी के लिए थैलियम अंकल, अच्छा सॉरी, यहां पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम है ना, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम और थैलियम अंकल जो इसके बाद में आने वाले थे वो कूद के इन दोनों के बीच में आ जाते हैं सर, वो कूद के इन दोनों के बीच में आ जाते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। उसके बाद हम तीसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे चलते हैं, तीसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे चलते हैं दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें जिसको ईएन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं लिख रहा हूं इन सभी एलिमेंट की। पॉलिंग स्केल पे याद रखना, सबसे ज्यादा फेमस स्केल कोई है तो पॉलिंग स्केल हम यूज करते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। प्लेरोबियम को मैंने पहले ही बोला, आपकी एनसीईआरटी ने खुद नेग्लेक्ट कर रखा है, बोला देखो इसका नाम जान लिया बहुत है, इसके बारे में अब ज्यादा पूछना मत। याद करने का तरीका बता दूं क्या सर, इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल इज 2, बोले तो 2.0। एल्यूमिनियम पे आओगे तो 0.5 कम कर दो, एल्यूमिनियम पे आओगे तो 0.5 कम कर दो, तो ये हो गया 1.5, फिर 0.5 0.5 सॉरी फिर 0.1 बढ़ाते जाओ। तो 1.5 में 0.1 जोड़ा तो 1.6, 1.7, 1.8 चमका, 1.6, 1.7, 1.8। इस कारण से हम ऐसा भी कहते हैं, इस कारण से हम ऐसा भी कहते हैं कि इस ग्रुप में ये एल्यूमिनियम जो है ना, इस ग्रुप में ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये सबसे ज्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी रखता है सर। ये मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स में से एक है, ये मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स में से एक है, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स में से एक इस ग्रुप में, इस ग्रुप में मोस्ट मेटालिक एलिमेंट में से एक है सर। तो ये हो गई इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की, इसके बाद अगर हम इनकी बात करें चौथे पे अगर हम चर्चा करें, चौथे पॉइंट पे अगर हम चर्चा करें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा करेंगे तो आप देखोगे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इन सभी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कितना? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है, एक तो +3, एक तो +3 +3 +3 +3 और +3। तो मैं यहां पे ऊपर लिख दूं, ऊपर लिख देता हूं, एक ऑक्सीडेशन स्टेट इनका +3 है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट इनका +1 है। अब हम बात करेंगे
+3 और +1 में स्टेबिलिटी की अब हम बात करेंगे। +3 और +1 में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम। एक बारी मैं साइड हो जाता हूं, आप कॉपी कर लें। तो चलिए, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, हम इसकी चर्चा कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। मैंने बोला बोरोन और एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा +3, एक मिलेगा +1। +3 की अगर हम बात करें तो +3 की स्टेबिलिटी, +3 की जो स्टेबिलिटी है ये डाउन द ग्रुप, नीचे जैसे जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी सर। अगर मैं बात करूं +3 आयन फॉर्म करने की स्टेबिलिटी जो है, इसकी स्टेबिलिटी जो है ये क्या होगी सर, ये डिक्रीज करेगी। इट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। वहीं अगर हम +1 वाले आयन की बात करें, वहीं अगर हम +1 वाले आयन की बात करें तो +1 वाले आयन की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप करेगी इंक्रीज। +1 वाले आयन की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप ये क्या करेगी, डाउन द ग्रुप है, स्टेबिलिटी इसकी यहां पे इंक्रीज करेगी। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, यहां पे स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। इसका मतलब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जनरली एक सवाल पूछूं कि सर थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होगा या फिर थैलियम +3, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे सर थैलियम का +1 ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नीचे +1 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं सर बोरोन का +1 स्टेबल होगा या बोरोन का +3, तो आप बोलोगे भैया बोरोन का तो +3 ही स्टेबल होगा, क्योंकि ऊपर +3 की स्टेबिलिटी है, +3 की स्टेबिलिटी इधर घटती है, +1 की बढ़ती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये ऐसा क्यों हो गया, इसमें ऐसा क्या, कौन सा जादू है, ऐसा कौन जादू है सर इसमें जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट आप देखिए, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, अगले पेज पे मैं लेके चलता हूं आपको। अगला कॉन्सेप्ट आप देखिए, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत प्यार से मैं समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से समझना सर। मैं ये मानता हूं कि इनऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका, अगर आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स पता हो, चीजों के बारे में नॉलेज हो और कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हों, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो, तो आप बहुत अच्छा करोगे इनऑर्गेनिक में। यू नीड नॉट टू, वो क्या कहते हैं, रटना है ना, मगअप करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली सर। तो हम बात कर रहे थे किसकी, इनर्ट पेयर इफेक्ट की। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है सर, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, कहां पे मिलता है, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखा जाता है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखा जाता है। तो इट इज सीन that the lower element, it is seen that the lower element lower element मतलब जो पीरियड में ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं ना, ग्रुप में नीचे की तरफ, लोअर एलिमेंट का मतलब क्या है, डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे की तरफ आने वाले एलिमेंट्स। इट इज सीन दैट द लोअर एलिमेंट्स in p block groups exhibit oxidation state है ना, या exhibit oxidation state n-2, oxidation state n-2 preferentially फिर से रिपीट करता हूं सर, थोड़ी अंग्रेजी जटिल हो जाएगी पर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, टेंशन ना ले। इट इज सीन दैट द लोअर एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक ग्रुप्स exhibit oxidation state n-2 preferentially due to inertness of their ns2 electrons. This effect is called inert pair effect. This effect is called inert pair effect. तो पहले inert pair effect नाम क्यों पड़ा सर, तो p ब्लॉक एलिमेंट में जो ns2 वाले इलेक्ट्रॉन है, ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर में है, तो ये हो गया पेयर।
ये पेयर जो है ये क्या हो जाता है सर, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर्ट हो जाता है, इट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। तो इस इफेक्ट का नाम यहां से बना दिया इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। लेड का एग्जांपल ले लो। लेड का एग्जांपल अगर आप लोगे तो लेड का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ये होता है 6s2 6p2। अब आप ये कहते हो कि देखो सर बाहर में ना ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो लेड जो बन जाएगा Pb+4 बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहूंगा सर लेड जो है ये Pb+2 भी बना सकता है। अब होता क्या है सर एक्चुअली में कि इनका जो ये n-1 ns वाला इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल का एस इलेक्ट्रॉन, ये बैठ जाता है, कुंडली मार के बोला मैं रिएक्ट करेगा ही नहीं, मैं रिएक्ट करेगा नहीं, है ना। क्या ns इलेक्ट्रॉन समझ के रिएक्टिव समझे क्या, मैं रिएक्ट करेगा नहीं, पुष्पा वाला डायलॉग ये चिपका देगा, तुम्हारे मुंह पे मार देगा और ये इनर्ट हो जाता है सर। ये रिएक्ट ही नहीं, मतलब ये रिएक्शन पार्टिसिपेट ही नहीं करता, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। इसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्या क्या चीजें हमें सीखनी है ये समझिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ गए क्या होता है, क्यों होता है, इसका कारण और क्या क्या चीजें हमें इससे समझनी है, इसको पहले देखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बोलूंगा कुछ समाधान, ठीक है, कुछ समाधान। समस्या है तो उसका समाधान भी लेके आऊंगा। तो कुछ समाधान ये कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, आप जनरली ये पाएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप ये पाएंगे कि देयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय 2, है ना। क्या देखोगे आप, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय यूनिट ऑफ 2। किसके लिए सर, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करो तो आपके सामने 2-3 एग्जांपल रख रहा हूं सर, ध्यान से देखिएगा। आयरन +2 होता है, आप बोलेंगे हाँ। आयरन +3 होता है, आप बोलेंगे हाँ। ठीक है सर, ये तो एक तुक्का लग गया होगा सर। तो कॉपर +1 होता है, यस सर। कॉपर +2 होता है, यस सर। सर ये भी तुक्का लग गया होगा, ठीक है सर। मरकरी +1 होता है, मर्क्यूरस आयन। मरकरी +2 होता है, मर्क्यूरिक आयन। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। इन सभी में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है या जो इन पे चार्ज है वो सिंगल डिजिट के अंतर पे भी आ रहा है। पर पी ब्लॉक में कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। पी ब्लॉक में 2 यूनिट का डिफरेंस होगा ही होगा सर, पी ब्लॉक में 2 यूनिट का डिफरेंस होगा ही होगा। और इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, दूसरे पे ध्यान में रखिएगा। दिस इफेक्ट इज सीन इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कहां पे देखने को मिलेगा, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट। और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो कहां से कहां तक, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो कहां से कहां तक ये आपको देखने को मिलेगा सर। और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो कहां से कहां तक ये आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा ग्रुप 13 से लेकर के पी ब्लॉक में ग्रुप 13 टू ग्रुप 17। इसमें याद रखिएगा, इसमें ग्रुप 18 नहीं आता सर, क्योंकि ग्रुप 18 में वैसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, केवल जेनॉन कंपाउंड बनाता है, बाकी कंपाउंड बनाते ही नहीं है। और केवल जेनॉन क्योंकि कंपाउंड बनाता है, बाकियों का कंपाउंड ही नहीं होता, तो सोचने की चर्चा ही नहीं करनी, इसकी बात ही नहीं करनी सर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब मैं बोरोन फैमिली पे आके आपको एग्जाम्पल्स दिखाता हूं, समझाता हूं कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, फिर इससे सवाल करेंगे, कैसे कैसे सवाल आएंगे। बोरोन फैमिली की बात करें तो बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। इनका एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बोरोन +3, एक ऑक्सीडेशन स्टेट सभी का +3, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, फिर इंडियम +3, फिर थैलियम +3। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा, जब NH2 और NP1 ये तीनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में। लेकिन जब केवल NP1 पार्टिसिपेट करेगा तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा आएगा, B+1, Al+1, Ga+1, In+1 और Tl+1।
ठीक है, बात समझ में आई? देखो आपने इसको ऐसे भी याद किया होगा कि इनका ग्रुप नंबर है 13। 13 का मतलब ये वैलेंसी शो करेंगे, इसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट मत याद करो, वैलेंसी समझ लो। ये वैलेंसी शो करेंगे 3 की, 10 से माइनस कर देते हैं। पी ब्लॉक में वैलेंसी पता करना होता है तो ग्रुप नंबर को 10 से माइनस कर देते हैं। ग्रुप 14 की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, आप बोलोगे 4। ग्रुप 15 की वैलेंसी जो है कितनी होगी, 5। आप बोलोगे ग्रुप 16 की 6। ग्रुप 17 की 7। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली इन तीनों में लगेगा, इसमें उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बेसिकली इन तीनों में लगता है सर। बेसिक से अगर हम बात करें यहां से यहां तक, लेकिन 13, 14 और 15 में हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। 13, 14, 15 में हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। सर ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बात समझ में आ रही है, पर एक और ऑक्सीडेशन स्टेट साथ में आएगा थोड़ा थोड़ा, जैसे इसके लिए 1 आएगा, इसके लिए 2 कम 2 आएगा, इसके लिए 2 कम 3 आएगा। अब ऊपर वाले एलिमेंट ग्रुप 13 के +3 में रहेंगे, नीचे वाले एलिमेंट +1 में रहेंगे। ऊपर वाले एलिमेंट ग्रुप 14 के +4 में रहेंगे, नीचे वाले एलिमेंट +2 में रहेंगे। ऊपर वाले एलिमेंट ग्रुप 15 के +5 में रहेंगे, नीचे वाले एलिमेंट +3 में रहेंगे। यही है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों ऐसा होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों ऐसा होता है, तो इसको समझने का एक रीजन मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। इसको समझने का एक रीजन मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। सर ये जो मान लो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये NS2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 13 की बात कर लेते हैं, और ये है NP1। 1 2 3। इसकी बात करें तो यहां से देखोगे तो इसकी वैलेंसी आप बोलोगे कितना है सर, आप बोलेंगे अंकल इसकी वैलेंसी, आप बोलेंगे सर इसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि एक बॉन्ड बना सकता है। अभी नॉर्मल तरीके पे चल रहा है, सीधा ओवरलैपिंग पे पहुंच गए सर, हम ओवरलैपिंग पे आ गए। ओवरलैपिंग से सोचोगे तो समझ में आएगा। फिर मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्साइट करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्साइट करते हैं। इसको मैंने यहां से यहां लाके एक्साइट किया, और एक्साइटेड स्टेट में ये ऐसा बन गया, एक्साइटेड स्टेट में ये ऐसा बन गया। अब इसकी अब ये क्या हो गया सर, NS1 NP2 एक्साइटेड स्टेट में है। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, आप बोलोगे 3। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा एक फेमस डायलॉग है, जो बच्चे मेरे से पढ़े वो सब जानते हैं। एक तो है गांव वालों बोलता हूं मैं, एक हाया ना, एक डायलॉग जो अब आपको बताने जा रहा हूं, और बहुत बहुत सटीक है सर, आपको एकदम ऐसे दिल पे छुएगा सर, दिल पे लगेगा और समझ आएगा कॉन्सेप्ट, 2 मिनट में समझ जाओगे तुम। मेरा मानना है गरीब आदमी को अगर कोई भी चीज समझाना है ना, तो पैसे का एग्जांपल लेके समझाओ, तुरंत समझ में आता है। गरीब इंसान को पैसों का एग्जांपल लेके समझाओ कोई भी चीज, एकदम झन्नाटेदार तरीके से समझ में आएगा। तो मैं वही करता हूं, पैसे का एग्जांपल लेके तुम्हें समझाता हूं, समझिए। तुम कह रहे हो अरे सर आप तो मजे मजे में हमारी बेइज्जती भी कर गए। कोई बात नहीं सर, जिसकी बेइज्जती होती है वही तरक्की करता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये एक बॉन्ड बनाएगा। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना सर, यहां से यहां जब हम जा रहे हैं तो ये एक्साइटेशन है, हाँ या ना? आप बोलोगे यस सर। एक्साइटेशन में एनर्जी लगेगी, यस सर। मैं एनर्जी नहीं, मैं पैसों की बात कर लेता हूं। एक्साइटेशन में पैसा लगेगा सर, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने में पैसा लगेगा, और मान लो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से ले जाने में 20 रुपए लगते हैं। कितने रुपए लगते हैं? 20 रुपए लग सकते हैं सर। इसको यहां से यहां ले जाने में 20 रुपए लग रहे हैं। अब ये बॉन्ड बनाएगा, अब ये बॉन्ड भी बनाएगा। अब मान लेते हैं ये बोरोन है, मान लेते हैं बोरोन का एग्जांपल ले लिया सर। बोरोन है तो ये कितना है 2s2, ये 2p1। बोरोन है तो ये कितना है सर, ये 2s1 2p2 एक्साइटेड स्टेट में। अब सर जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये एक ही बॉन्ड बना रहा है सर। बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी भी रिलीज होगी, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी भी रिलीज होगी, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी भी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी मतलब पैसा आएगा मेरे पास। बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो मैंने बोला एक बॉन्ड बनने पे यहां पे एक बॉन्ड बनने पे, मान लो एक बॉन्ड बनने पे यहां पे कितने पैसे रिलीज हो रहे हैं? 15 रुपए रिलीज हो रहे हैं। तो आप बोलोगे सर इस वाले केस में एक बॉन्ड बनेगा तो 15 रुपए का फायदा है हमें। मैंने अपने घर से 20 रुपया लगाया, मैंने बोला नहीं मैं और मुनाफा कमाऊंगा। मैंने अपने घर से 20 रुपया लगा दिया, 20 रुपया लगा के ये तैयार कर दिया। अब मेरा लागत कितना है? 20 रुपए। ये मेरी लागत है सर, माइनस में लिख देता हूं लागत, मतलब इतने का नुकसान हो रहा है मुझे। लेकिन अब इसके पास 1 2 3 बॉन्ड बनाएंगे, और जब 3 बॉन्ड बनाएंगे तो एक बॉन्ड 20 रुपया का है, एक बॉन्ड 20 रुपया का है। 20 रुपया पर बॉन्ड के हिसाब से ये 60 रुपए का बॉन्ड नहीं बनाएंगे, 60 रुपए की ऊर्जा नहीं उत्सर्जित करेंगे, 60 रुपए की एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे। आप बोलोगे हाँ सर, तो तुम बिजनेसमैन नहीं बन गए। अबे यार 20 रुपए लगाए तुमने, 60 रुपए मिले तुम्हें। पहले तुम्हें मुनाफा 15 रुपए का, पहले जो मिला वही मुनाफा, तुम कुछ लगा नहीं रहे थे, या जो लगा रहे थे वो बाद में भी लगाओगे। पहले तुम्हें मुनाफा 15 रुपए का,
अब अंकल आप 60 रुपए लगा रहे हैं और आपको 20 रुपया जो आपने लगाया था उसको अगर मैं निकाल भी दूं, 20 रुपया अगर जो लगाया था उसको मैं निकाल भी दूं, यहां से बेदखल कर दूं, तो भी 40 रुपए का मुनाफा है सर। कितना ज्यादा मुनाफा है बोलो? तो बोरोन क्या करता है? बोरोन बोलता मैं तो एक्साइट करेगा और मैं एक्साइट करके बॉन्ड बनाएगा। अब हम आते हैं, यही परिस्थिति थैलियम के लिए समझते हैं। ठीक है, थैलियम के लिए यही परिस्थिति समझते हैं। अब थैलियम के साथ भी क्या है सर? थैलियम के साथ भी क्या है? बोलो बोलो। थैलियम के साथ है कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो 6s2 6p1 में है। यहां पे इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी है? यहां पे इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी है सर? बोलो। यहां पे इसकी वैलेंसी जो है 1 है। लेकिन थैलियम में प्रोटॉन भी बहुत ज्यादा है, तो थैलियम को एक्साइट करने में ज्यादा मेहनत लगेगी। अब थैलियम को तुम कर रहे हो एक्साइट, और थैलियम को एक्साइटेड स्टेट में तुम कहां लेके जा रहे हो? थैलियम को एक्साइटेड स्टेट में तुम लेके जा रहे हो 6s1 6p2। अब इस एक्साइटेड स्टेट में अगर तुमसे कोई वैलेंसी पूछे, तो तुम नहीं बोलोगे सर 3 3 3, 2 p से बना लेगा एक, ऐसा ही होगा सर। बस यहां पे 2 की जगह 6 लग गया है। यस सर, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। मजा तो यहीं पे है सर, ये वैलेंसी 1 से हो गई 3। ठीक है, अब सुनना सर, क्योंकि ये थैलियम है तो थैलियम को एक्साइट करने में ज्यादा पैसे लगेंगे, थैलियम को एक्साइट करने में बोरोन से ज्यादा पैसे लगेंगे। तो हम मान लेते हैं सर, यहां पे हमें 20 रुपए लग रहा था, यहां पे हमें 20 रुपए लग रहा था, यहां पे हमें 50 रुपया लग रहा है। कितना लग रहा है? 50 रुपया लग रहा है। फिर हम बोल रहे हैं सर, एक बॉन्ड जो बन रहा है ना, थैलियम, वो बॉन्ड भी कमजोर बनाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई तो बॉन्ड कमजोर होगा। वैसे कंपेयर नहीं कर सकते, पर हम मान लेते चलो नहीं भी हुआ कमजोर, अंकल नहीं भी हुआ कमजोर है ना, तो भी अपन मान लेते कि अब जो एनर्जी लग रही है, सर ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात समझिएगा सर ध्यान से। अब जो एनर्जी लग रही है, एक बॉन्ड, अच्छा रुको, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी ना अपन ने। एक बॉन्ड बनाने का 15 रुपया था, एक बॉन्ड बनने का 15 रुपया था, थोड़ी गड़बड़ी कर दी, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं सर। एक बॉन्ड बनने का 15 रुपया मतलब 3 बॉन्ड का 45 रुपया हो जाएगा। 3 बॉन्ड का 45 रुपया हो गया। 3 बॉन्ड का अगर 45 रुपया हो गया तो कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं। तुम्हारे पॉकेट में आया 45 रुपए, तुम्हारी पॉकेट से लगा था 20 रुपए, टोटल मैं इसको मल्टीप्लाई कर गया, कोई बात नहीं, तुमने सही मल्टीप्लाई कर दिया होगा, टोटल हो गया 25 रुपए का मुनाफा। पर मुनाफा है ना सर, जेब में आते पैसे किसी को बुरे लगते हैं क्या? 2 रुपए का सिक्का देख के तो पैर के नीचे दबा के खड़े हो जाते हो। आज तो पार्टी होगी भाई के तरफ से, तो फिर भी 25 रुपए सर, और मेहनत की कमाई है, इसका तो अलग ही मजा है, रुतबा ही अलग है। तो मैंने बोला इसमें 50 रुपए लगे, ठीक है सर, 50 रुपए लगे, क्योंकि ज्यादा लगेगा ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहां से जो बॉन्ड बन रहा है, तो एक बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो 15 रुपए के बराबर की एनर्जी रिलीज हो रही है। यहां पे 3 बॉन्ड बन गया सर, यहां पे 3 बॉन्ड बनेगा, तो 3 बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी वो 45 रुपए के हिसाब से एनर्जी रिलीज होगी। और मेरे को एक बात बताओ, तुमने 50 रुपए लगाए और 45 रुपए कमाए, कितने दिन तक ये धंधा करोगे? बोलो। तुम एक चिप्स का पैकेट 50 रुपए का खरीद के ला रहे हो और मार्केट में 45 रुपए का बेच रहे हो, कितने दिन बेच लोगे सर? मुझे ये बता दो। एक पैकेट भी बेचोगे? नहीं बेचोगे सर। तो क्यों जाएगा यहां पे सर, जब उतनी ऊर्जा निकल ही नहीं रही है? पैसों की बात नहीं है, बात ऊर्जा की है सर। जहां भी पैसे लिखे वहां ऊर्जा लिख लो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा होता है, यही वैल्यू है ऊर्जा की, ऐसा बोल के डिबेट मत करना सर। इतनी समझदारी तो तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं, अब तो 11वीं के बच्चे हो, इतनी समझदारी तो तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं सर। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पैसों से तुम्हें बस समझाया, क्योंकि गरीब लोगों को पैसों की बात बहुत जल्दी समझ में आती है, और अमीर लोग पैसों की बात समझा बहुत आसानी से सकते हैं। ठीक है, आप बोलो वाह सर, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, मजे भी हमारे ले लिया और अपनी तारीफ भी कर ली। ऐसा ही हूं मैं ब्रो। चलिए आगे आते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मसाला समझ में आ गया, क्यों ऐसा होता है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट के प्रभाव फटाफट देख लो, सुनिएगा जैसे। और इनर्ट पेयर इफेक्ट नॉर्मली किस पे लगता है? नॉर्मली 6th पीरियड के एलिमेंट पे आपको ये देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं सबके साथ ऐसा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं ग्रुप 14 की बात कर लेता हूं, ग्रुप 13 तो हमने देख लिया, ग्रुप 14 की बात कर लेते हैं।
अच्छा, इनमें स्टेबिलिटी तो पता ही नहीं, इन दोनों में से ये स्टेबल, 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 इसमें ये स्टेबल। नीचे वाला पलट गया सर, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, है ना। साड़ा कुत्ता कुत्ता नहीं, तुआड़ा कुत्ता कुत्ता, साड़ा कुत्ता टॉमी, अरे जो भी है यार जो भी है। ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 में आएगा काशी गए एसएन प्रभु। ऐसे याद तो कर लोगे, तुमसे कोई पूछेगा बताओ तो भैया वो एसएन का है, तो तुम बोलो काशी गए एसएन प्रभु, तो बेइज्जत करेगा। नाम याद कर लो एलिमेंट का, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, इसकी बात करें तो ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करेंगे, +4 +4 +4 +4 +4। इनकी बात करें तो ये एक और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, दो कम इससे, +2 +2 +2 +2 +2। आपको पता है +2 की स्टेबिलिटी, नीचे आएंगे तो डिक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। यहां पे क्या लिख देंगे सर, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। यहां पे क्या लिख देंगे सर, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। और यहां पे सही लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं सर। अबे नीचे आएंगे तो स्टेबिलिटी +2 की, +2 वाले भैया की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, बढ़ती है चाचा। और अगर इधर की बात करें, इधर नीचे आएंगे तो स्टेबिलिटी आप बोलोगे डिक्रीजेस। ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल, यहां पलट गया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। इसी तरीके से जब आप ग्रुप 15 में देखोगे, तो यहां पे बिस्मथ आएगा। बिस्मथ के साथ भी दो ऑप्शन होगा, एक तो +5 का, एक +3 का। आप बोलोगे +3 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसी के लिए बिस्मथ के कंपाउंड +3 में मिलते हैं, लेड के कंपाउंड ज्यादा +2 में मिलते हैं। अगर देखो, मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट रटने के लिए नहीं बोल रहा, मैंने बोला अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जो इसके +4 में 4 बॉन्ड जो बना रहा है, इसके +4 में 4 बॉन्ड जो बना रहा है, वो ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, वो ज्यादा एनर्जी एमिट कर रहा है, किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? तो सर दो बॉन्ड बनाने के कंपैरिजन में और एक्साइट करने के कंपैरिजन में। मुनाफा जहां होगा वहां बॉन्ड बन जाएगा सर। बात समझ में आ गई आपको ये सारी, हाँ या ना? अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं वो कर लेते हैं, इससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं उसको कर लेते हैं सर। ध्यान से देखिएगा, एक सवाल मैं यही लिख देता हूं, देखिए इसको ध्यान से, एक सवाल मैं यही लिख देता हूं, उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन, Sn+2 will act as पहला ओए बोले तो वो तुषार कपूर नहीं गोलमाल का, ओए बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड में आरए, थर्ड में नन। तीन ही ऑप्शन है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर, इसको हम बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है Pb+4 विल एक्ट एज, Pb+4 विल एक्ट एज। ये कैसा काम करेगा सर? वही ऑप्शन 1 ओए, 2 आरए, 3 नन। बताइए अंकिल बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखो, आप बोलेंगे सर देखिए, सर ध्यान दीजिए कि अगर हम Sn+2 की बात करें तो Sn+2 Sn+4 में +4 ज्यादा स्टेबल होता है। तो तुम्हारे सामने दुनिया में, तुम्हारे सामने जिंदगी में कभी भी Sn+2 हो तो तुम्हें पता है रिएक्शन क्या होना है, Sn+4 में जाएगा। अब ये अगर Sn+4 में जाएगा, अब ये अगर Sn2 से Sn+4 में जाएगा तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला कौन सा एजेंट होता है सर? इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसे पता किया? इसने, ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा सामने वाले को रिड्यूस करेगा। बहुत अच्छी बात है। फिर यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे तुम देखोगे Pb+4 से ज्यादा स्टेबल Pb+2 होता है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका खुद का रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऐसे सवाल इनर्ट पेयर इफेक्ट से पूछे जाते हैं। एक बारी मैं साइड होता हूं, कॉपी कर लो। ऐसे सवाल आपसे इनर्ट पेयर इफेक्ट से पूछे जाएंगे सर, ऐसे सवाल आपसे इनर्ट पेयर इफेक्ट से पूछे जाएंगे। आई होप इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको समझ में आया होगा। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आ गया और वो पैसे वाली टेक्निक समझ में आ गई तो जरूर कमेंट करना। नहीं समझ आया ना सर, कुछ मत करना, 2 बारी देख लेना, पैसे वाले रिपीट करके देख लेना ना यार। 2 बार रिपीट करके देखोगे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, आगे आते हैं सर। नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे अब हम जो पढ़ेंगे वो नॉर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नॉर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट।
ग्रुप 13 एलिमेंट। अगर हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बात करें सर, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान से सुनिएगा, पहली प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोरोन इज अ नॉन मेटल। बोरोन इज अ नॉन मेटल। अब जो भी चीज नॉन मेटेलिक होगी, जो भी चीज नॉन मेटेलिक होगी, नॉर्मली उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है मेटल्स के कंपैरिजन में। बट बोरोन इज अ नॉन मेटल, बोरोन इज अ नॉन मेटल, स्टिल it has very high melting point, very high melting point, बहुत ज्यादा हाई इसका एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया, ये तो प्रॉपर्टी आपने बता दी, इसके पीछे कुछ कारण होगा क्या, इनऑर्गेनिक है तो इसे रट लें? नहीं सर, रटना नहीं है। बिकॉज of its crystalline lattice, because of its lattice। अब ये लैटिस क्या होता है सर? लैटिस या फिर आप लिखो क्लोजली पैक्ड लैटिस, क्लोजली पैक्ड लैटिस। देखो लैटिस का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल दूंगा, तुम समझ जाओगे लैटिस का मतलब क्या है। सुनना, आप लोगों को लैटिस और क्रिस्टल का मतलब बहुत भयंकर सी चीज लगती होगी, पर सिंपल है। क्रिस्टलाइन लैटिस होता है सर, उसके कारण ऐसा होता है। लैटिस का मतलब क्या है, तुम दो एग्जांपल ले लो। एक कमरा तुम्हारे स्कूल रूम, तुम्हारा स्कूल का क्लासरूम। अब तुम लोग 2-3 साल से स्कूल देखे नहीं होगे, कैसा होता है, दिखता है, तुम में से बहुतों को पता भी नहीं होगा, भूल गए होगे। पर याद करो कभी पुराने जमाने में एक जमाना था जब स्कूल जाया करते थे बस्ता लेके। उस टाइम का स्कूल क्लासरूम, टीचर यहाँ पे खड़ा है, रेसेस का पीरियड होने वाला है, रेसेस मतलब टिफिन होने वाला है, लंच ब्रेक होने वाला है, और टीचर की क्लास है, घंटी बज गई है, टीचर जाने को है, टीचर इज गोइंग टू लीव। दूसरा सिनेरियो देखो, दूसरा सिनेरियो है, यहां पे क्या है, ये एक आर्मी कैंटोनमेंट का एरिया है, आर्मी कैंटोनमेंट का। यहां पे जवान खड़े हैं परेड के लिए, यहां पे जवान खड़ रहे हैं परेड के लिए, और यहां पे इनका कमांडिंग ऑफिसर सीओ खड़ा है। यहीं से तुम्हें लैटिस समझ में आ जाएगा क्या होता है लैटिस, और तुम्हारी जिंदगी कैसी है। अब सोचो जैसे ही टीचर बाहर गया, यहां का स्थिति क्या होगी। स्टूडेंट्स में बना रहा हूं, डॉट से स्टूडेंट, जैसे यहां पे डॉट से फौजी बनाया ना, ये सब अगर सही में बनाऊं ना तो सबके बीच में दूरी बराबर होगी, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट होगा यहां पे। अब यहां पे तुम समझो, जैसे टीचर अंकल बाहर गए, वैसे ही क्या होगा सर, अब मारा मारी हो जाएगा। कोई टिफिन में लेके आया होगा साग और रोटी, तो बेचारा अकेला बैठ के खा रहा होगा। कोई लेके आया होगा मान लो चाउमीन या कोई ऐसी चीज, मजेदार चीज, तो उसके पास हुजूम जम गया होगा सर। लोग एक दूसरे के ऊपर, जैसा अमेरिकन रग्बी में नहीं होता, बॉल एक आदमी के पीछे 15 लोग उसके ऊपर टूट पड़े, वैसा सीन होगा यहाँ पे। और फिर कुछ लड़कियां भी होंगी। लड़कियां नॉर्मली टिफिन कैसे करती है, आराम से बैठ के अपने बेंच पे बैठ के ऐसे ऐसे, मतलब इतने सभ्य लोग भी होते हैं समाज में, आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक अरेंजमेंट है, ये बिल्कुल क्रिस्टलाइन नहीं है सर, एकदम अस्त व्यस्त। जितनी ज्यादा रैंडमनेस, मतलब इसमें तुम देखोगे, देखते ही समझ जाओगे कि यार कहां आ गया मैं। और यहां पे अगर तुम देखोगे तो एक सैनिक से दूसरे सैनिक के बीच की दूरी फिक्स, दूसरे सैनिक से तीसरे सैनिक के बीच की दूरी फिक्स, और वो हिल भी नहीं रहे, ऐसे खड़े हुए एकदम सावधान पोजीशन में। तो इसको हम बोलेंगे वेल अरेंज्ड लैटिस। ये अच्छा लैटिस है सर, ये वेल अरेंज्ड लैटिस है। तो ऐसा अरेंजमेंट होना लैटिस कहलाता है। चमक गया होगा, इससे ज्यादा बातें आपको नहीं बताऊंगा, ये सब बातें बाकी आप 12वीं कक्षा में 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे। तो क्लोजली पैक्ड लैटिस होता है, क्लोजली पैक्ड आयनिक क्रिस्टलाइन, आयनिक नहीं क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। और इस लैटिस को हम कहते हैं, और ये जो क्लोजली पैक्ड लैटिस होता है ऑफ, यहां पे क्लोजली पैक्ड लैटिस ऑफ, आगे भी कंटिन्यूड है, ऑफ B12 यूनिट्स। किस यूनिट का सर? B12 यूनिट्स का। B12 क्या है सर? B12 का मतलब 12 बोरोन एक साथ इकट्ठा होते हैं। अब ये 12 बोरोन एक साथ जो इकट्ठा होते हैं, इसको हम कहते हैं B12। और ये जो B12 है, ये जो B12 है, इसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं आइकोसाहेड्रॉन। व्हाट वी कॉल इट आइकोसाहेड्रॉन। हेड्रॉन का मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर, आइकोसा का मतलब 12। अब आप बोलोगे सर आइकोसाहेड्रॉन दिखता कैसा है?
आइकोसाहेड्रॉन दिखता कैसा है, तो आइए देखते हैं आइकोसाहेड्रॉन कैसा दिखता है। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आइकोसाहेड्रॉन है सर। ये आइकोसाहेड्रॉन का टॉप व्यू है। टॉप व्यू का मतलब यहां पे किसी की आंख लगाई और इसने इधर से देखा सर, ये टॉप व्यू है। और ये आइकोसाहेड्रॉन का फ्रंट व्यू है, मतलब आइकोसाहेड्रॉन इसको पलट के ऐसे, ये ऐसा आइकोसाहेड्रॉन है, अभी ऐसा 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 है, ऐसा समझ लो, जैसे बॉटल है ना, ये अभी ऐसा आइकोसाहेड्रॉन है। इसको ऐसे करके देख दिया तो सामने से देख रहे हैं फ्रंट व्यू, ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू। ये ऊपर से देखने वाला व्यू है, ये ऐसे सामने से देखने वाला व्यू है। अब आइकोसाहेड्रॉन को अगर तुम देखोगे, गौर से देखोगे, थोड़ा सा समझदारी दिखाओगे, तो तुम बोलोगे देखो सर यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, हर कॉर्नर पे एक बोरोन, हर कॉर्नर पे एक बोरोन। ये क्या है स्ट्रक्चर है सर, तो स्ट्रक्चर इज आइकोसाहेड्रॉन। यहां पे लिख देता हूं आइकोसाहेड्रॉन। स्ट्रक्चर की ज्यादा बारीकियों पे नहीं जाता, हर कॉर्नर पे एक बोरोन। तो देखते हैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, हम इसको 1 2 नहीं करेंगे, हम 6 7 कर लेंगे, है ना। यहां पे हम नंबरिंग कर लेते हैं 5 6 7 8 9 10। ठीक है भैया, हाँ या ना, 10 हो गया। एक इधर जो 11, और अगर तुम समझदार हो, इसको अपन अगर 11 बोल रहे हैं तो ये नीचे भी तो एक होगा, इसके पीछे की तरफ भी तो एक होगा जो हमें दिख नहीं रहा है। अरे भैया ऐसा कर देंगे तो ये पीछे वाला दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा, ये पीछे वाला नजर ही नहीं आएगा। तो पीछे वाला जो है ये है नंबर 12वां। तो आइकोसाहेड्रॉन में अगर हम बात करें, आइकोसाहेड्रॉन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा मैं कुछ लिख रहा हूं, देखिएगा। आइकोसाहेड्रॉन में टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, तो टोटल कॉर्नर होते हैं 20। टोटल फेसेस कितने होते हैं, तो आप बोलोगे टोटल फेसेस होते हैं, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया, टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, आइकोसाहेड्रॉन मतलब 12, टोटल फेस कितने होते हैं 20। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो बोरोन का जो स्ट्रक्चर इतना प्यारा है ना, इसके वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम्हें फेसेस काउंट करना तो कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरफ से देखा तो 10, पीछे की तरफ से देखेंगे तो 10, दोनों मिलेंगे तो 20। तो टोटल कितने फेस हो गए, 20 फेस हो गए सर। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आइकोसाहेड्रॉन के बारे में यहां पे मैं और बातें लिख देता हूं। ये आइकोसाहेड्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। आइकोसाहेड्रॉन के पास क्या होता है सर, कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं सर, कितने, 12। फेसेस होते हैं कितने, 20। 12 कॉर्नर 20 फेस, 12 कॉर्नर 20 फेस। ठीक है सर। आइकोसाहेड्रॉन की बात यहीं पे होती है समाप्त। आइकोसाहेड्रॉन की बात यहीं पे समाप्त होती है। वैसे आपको ये बनाना नहीं है सर, वैसे आपको ये बना के नहीं करना है, ये बनाने की बात नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए रखा था मैंने। फिर हम आते हैं अगले पेज पे, ये देख रहे हो, इसकी बात करेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे तो इसकी बात करेंगे कि व्हाट इज दिस, है ना। फिर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैलियम के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें किसके बारे में है सर, हम बात करेंगे गैलियम के बारे में। सिंबल ही लिख देते हैं। गैलियम की अगर मैं चर्चा करूं सर, गैलियम की चर्चा करूं तो गैलियम एक बड़ा मजेदार एलिमेंट है। आपने बचपन में सुना होगा, कि 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो पाम पे मेल्ट कर जाते हैं, सीजियम और गैलियम। तो गैलियम की बात करूं तो गैलियम के साथ क्या है सर, मेल्ट्स ऑन पाम। पाम का मतलब सर हमारे हाथ पे, हथेली पे। ठीक है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, सर, तो 37 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से मैं लिख रहा हूं। तो 273 में 7 जोड़ा, 280 में 30 जोड़ा, तो 310। तो 310 केल्विन के आसपास, एग्जैक्ट तो नहीं पर आसपास 310 केल्विन के। और गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सर, ये होता है 303 या 302 केल्विन। 302 केल्विन, अपन 303 मान लेते हैं, ज्यादा ही मान लेते हैं। अपने हथेली का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 303 केल्विन। हाथ पे रखेंगे पिघल जाएगा, और पिघल के ऐसा ही लगता है। ये क्या है सर, दिस इज लिक्विड गैलियम। ये क्या है सर, लिक्विड गैलियम। अब तुमसे एक बात बताता हूं, सुनना। इसका मेल्टिंग पॉइंट तो इतना है, लेकिन मजेदार बात, कुदरत ने एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी दी इसको शानदार प्रॉपर्टी क्या दी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना सर, ये 2400 डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो 273 लिख दूंगा। तो 2673 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है सर। इसका मतलब क्या है, सुनिएगा। आपके पास गैलियम सॉलिड है,
गैलियम सॉलिड को अगर आप 303 केल्विन, 303 केल्विन का मतलब कितना हुआ बताओ? 303 केल्विन का मतलब कितना हुआ सर? 30 डिग्री सेल्सियस, है ना? अगर आप इसको 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ये गैलियम लिक्विड बन जाएगा, और इसको अगर 2400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तब जाके ये गैलियम गैसियस स्टेट में आएगा सर। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, फिर इसका यूज तुम खुद समझ जाओगे। जब मैं छोटा था तो मैंने थर्मोमीटर देखा, ये बात होगी 4th 5th में होगा। थर्मोमीटर से बुखार नापते थे, टेम्परेचर, तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। मैंने सोचा जब इससे बुखार नाप सकते हैं, मतलब वो उस टाइम का थर्मोमीटर है। आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गया सर, मुंह में ऐसे रखो और वो आपको डिजिटली टेम्परेचर बता देगा। पर पहले के टाइम में हिक्स एक कंपनी थी, बहुत फेमस है सर, उसी के थर्मोमीटर इंडिया में सबसे ज्यादा, एक हिक्स ओवल ऐसे आता है, वो बहुत ज्यादा चलते हैं। तो उस थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापते थे, उसमें मरकरी ऊपर चढ़ती थी ऐसे देख के, और छोटे बच्चों को तो बहुत मजा आता था। अगर मतलब तुमने सही टेम्परेचर देख लिया और सामने मान लो कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनको बोला देखिए तो मेरा तो आया है, मेरा 100 आया है, देखिए आपका, वो बोल दिया 100, तो तुमको लगता था अरे यार अब तो बस हम भी बड़े हो गए। तो क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने थर्मोमीटर रखा हुआ था, घर में सभी लोग सो रहे थे। नॉर्मली मैं तभी बदमाशी करता था जब सब सो रहे हों, दोपहर के समय में सब आराम कर रहे थे, मैं बदमाशी करने में लगा हुआ था। दोपहर का समय सब आराम कर रहे थे, मैं बदमाशी करने में लगा हुआ था। मैंने पानी गर्म किया, पहले मैंने बोला आज पानी का टेम्परेचर नापेंगे, और पानी के टेम्परेचर को नापने के पहले जैसे ही थर्मोमीटर उस पर रखा, सारा मरकरी बाहर आ गया सर, मेल्ट किया, ऊपर वाला बल्ब जो है मेल्ट किया, सब मरकरी बाहर। फिर मैंने धीरे से थर्मोमीटर जहां था वहीं सेट किया और रख दिया, और मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ दोपहर में। ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, ऐसा आप में से भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा सर। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं नॉर्मल थर्मोमीटर की बात करूं सर, तो नॉर्मल थर्मोमीटर हमें हाई टेम्परेचर मेजर नहीं करने देता। नॉर्मल थर्मोमीटर की अगर हम बात करें तो तुम सोचो ना, पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं पहुंचा था सर। तो नॉर्मल थर्मोमीटर हाई टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प नहीं करता। लेकिन गैलियम को तो वरदान प्राप्त है सर, गैलियम को वरदान मिला हुआ है सर। क्या वरदान मिला हुआ? देखो मैं नंबर लाइन पे चीजों को समझाऊंगा, मैं ये मानता हूं कि बहुत सारी बात आप नंबर लाइन से अच्छे समझते हो। गैलियम को वरदान ये मिला हुआ है कि गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक लिक्विड स्टेट में रहता है। इसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो अगर इतना टेम्परेचर हमें मेजर करना हो तो हम मरकरी के जगह गैलियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि गैलियम लिक्विड है। तो यही गैलियम का यूज है, याद रखिएगा। गैलियम लिक्विड इज यूज्ड इन थर्मोमीटर डिजाइंड फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। गैलियम को डिजाइन ही इसी के लिए किया जाता है, गैलियम से थर्मोमीटर डिजाइन किया जाता है सर, और हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर होता है बहुत ज्यादा, मतलब 2400 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा कम आ जाओ, मेजर करते रहो पूरे दिन बैठ के, और 2400 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है सर, लोहा हुआ पिघला लेंगे हम उतने में। तो 1200-1500 तक तो अच्छे अच्छे मेटल पिघल जाते हैं सर। तो ये तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है, कॉपी कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और फिर हम बोरोन की बात करेंगे, सर। एक पॉइंट और लिखिए कि डेंसिटी है ना, अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ गैलियम लिक्विड, गैलियम लिक्विड is greater than density of गैलियम सॉलिड। यह वरदान केवल गैलियम को प्राप्त है? मैं बोलूंगा बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, यह वरदान पानी को भी प्राप्त है सर। H2S सॉलिड की जो डेंसिटी होती है, और H2S सॉलिड का मतलब आइस बोलूंगा, है ना, तो आप पाएंगे डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर।
लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा, नॉर्मली हमें लगता है सॉलिड ज्यादा डेंसर होगा, पर नहीं सर, ये दो ऐसी चीजें हैं जहां लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है। बर्फ को तो आप बहुत आराम से समझ भी सकते हैं, कभी भी बर्फ को पानी में रखो तैरेगा, तभी तो ग्लेशियर पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, सीधी सी बात है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब हम नए तरीके से स्टार्ट करेंगे सर। क्या, लिखिए, केमिस्ट्री ऑफ बोरोन। हम जो पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें मैं आपको एलिमेंट्स बताऊंगा, उसकी केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे। केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब हम किस तरीके से पढ़ेंगे, सुनिएगा। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन जानेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जानने के बाद उसके कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज जानने के बाद उसके कुछ रिएक्शंस जानेंगे। ठीक है, हाँ या ना, ये तरीका होगा अपना पढ़ने का। आप अगर देखो मेरी बात सुनो, आप अगर एनसीईआरटी में जाके खोजोगे जो मैंने लिखा है, तो मैं आपको बताता हूं 75% चीजें नहीं मिलेंगी सर। आप जेई मेन जेई एडवांस के सवाल उठा के देखोगे, आपको 100% चीजें मिलेंगी सर मेरे कॉपी में। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं आंसर कर सकते, और मैं ये दावा नहीं कर रहा कि वो सवाल आप नहीं आंसर कर सकते जो आए हैं, मैं ये कह रहा हूं वो सवाल भी आप आंसर कर सकते हो जो आने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ बोरोन। केमिस्ट्री ऑफ बोरोन में सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। हम बात करेंगे किसकी सर, केमिस्ट्री ऑफ बोरोन। केमिस्ट्री ऑफ बोरोन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री ऑफ बोरोन में हम सबसे पहले एमओपी पढ़ेंगे सर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब किस तरीके से बोरोन को बनाया जा सकता है, किस तरीके से बोरोन को बनाया जा सकता है, किस तरीके से बोरोन को हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, बोरोन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो बहुत ही सिंपल है। बोरोन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एमओपी का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप समझ जाओगे ना, एमओपी का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला तरीका क्या है सर, बोरोन जो है ना वो आयोडीन के साथ Bi3 के फॉर्म में बहुत ज्यादा मिलता है, तो आप Bi3 को हीट कर दो। आप सिंपल हीटिंग करोगे ना Bi3 की, तो ये आपको बोरोन बना के देगा सॉलिड, और साथ में 3I2 बना के देगा, 3/2I2 बना के देगा, 3/2I2 बना के देगा। दूसरा तरीका क्या है सर, एक और मजेदार तरीका, बोरोन आयोडाइड बहुत ज्यादा मिलता है, तो बोरोन आयोडाइड की रिएक्शन आप किसी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ करा दो, आप किसी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ करा दो। रिएक्टिव मेटल क्या क्या हो सकता है सर, रिएक्टिव मेटल आपका सोडियम हो सकता है, रिएक्टिव मेटल आपका मैग्नीशियम हो सकता है, रिएक्टिव मेटल आपका एल्यूमिनियम हो सकता है। इनमें से तीनों में से किसी के साथ भी करवा दो। आप जब इनके साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे, आप जब इनके साथ इनकी रिएक्शन कराओगे, तो बोरोन आपको अकेला मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इससे आयोडीन लेके चले जाएंगे, तो बोरोन सॉलिड आपको अकेला मिल जाएगा। साथ में आपको, अगर आपने सोडियम यूज किया था तो आपको सोडियम आयोडाइड NaI मिलेगा, अगर आपने मैग्नीशियम यूज किया था तो आपको मैग्नीशियम आयोडाइड MgI2 मिलेगा, अगर आपने एल्यूमिनियम यूज किया था तो आपको AlI3 मिलेगा सर, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या यूज किया था। मतलब रिएक्टिव मेटल को रखा, रिएक्टिव मेटल ने खुद कंपाउंड बना लिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई सर, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दो तरीके से हम बोरोन को तैयार करते हैं, ये दो तरीके से हम बोरोन को तैयार करते हैं। फिर हम वापस आ जाते हैं एक चीज की चर्चा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं बार बार बता रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन। तो बोरोन जो होता है, बोरोन का स्ट्रक्चर की बात करें तो बोरोन के कई सारे एलोट्रोप होते हैं। एलोट्रोप्स तो हमारे सिलेबस में नहीं है, एलोट्रोप्स तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर कई सारे एलोट्रोप होते हैं। एक एलोट्रोप होता है जो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, एक एलोट्रोप होता है जो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। जैसे अभी आपको क्रिस्टल का और लैटिस का मतलब समझाया था ना, जहां पे सब चीजें वेल ऑर्डर्ड थी, वैसा एलोट्रोप अगर जहां बोरोन उस तरीके से अरेंज हो तो उसको क्रिस्टलाइन बोलेंगे, और जहां बोरोन आपकी क्लासरूम में रेसेस वाले टाइम पे अरेंज हो उसको हम अमॉर्फस बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन बोरोन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन बोरोन एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में? B12 यूनिट्स के फॉर्म में। और B12 यूनिट्स की अगर हम बात करें तो फिर से लिख देता हूं सर, इसके पास कॉर्नर कितने होंगे? तो आप बोलोगे इसके पास 12 कॉर्नर। सर इसके पास फेसेस कितने होंगे? सर इसके पास 20 फेसेस होंगे सर। क्लियर है ये बात? और इसको आइकोसाहेड्रॉन बोलते हैं, इसको आइकोसाहेड्रॉन बोलते हैं। अब मैं आपको एक रिएक्शन आज बता रहा हूं, अब मैं आपको एक रिएक्शन आज बताऊंगा, और इसी रिएक्शन के साथ आज की क्लास हम एंड करेंगे, या थोड़ा सा बोरिक एसिड पढ़ लेंगे आज की क्लास। इस रिएक्शन के बाद थोड़ा सा बोरिक एसिड पढ़ के एंड करेंगे। देखिए, अब जो रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूं, आप पहले कॉपी नहीं करेंगे, आप पहले कॉपी नहीं करेंगे सर। पहले देखिए, समझिए, फिर लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं एक साथ लिखूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले एक डब्बा बना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले बीच में एक डब्बा बना रहा हूं सर। इस डब्बे को बना के यहां पे मैं लिख रहा हूं बोरोन, इस डब्बे को बना के यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं सर? बोरोन। मतलब हमने बोरोन लिया है, बोरोन एकदम एलिमेंटल फॉर्म में, देसी फॉर्म में बोरोन ले लिया है सर। अब बोरोन की रिएक्शन हम बहुत सारी चीजों के साथ एक साथ कराएंगे, बोरोन की रिएक्शन हम बहुत सारी चीजों के साथ एक साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि
अलग अलग रिएक्शन, एक ही साथ सब रिएक्शन बोरोन की करवा लेंगे, बहुत सारी रिएक्शन बोरोन की एक साथ करवा लेंगे सर। ऐसा नहीं कि 15 बार अलग अलग इधर उधर ताम झाम करके रिएक्शन कराएंगे, एक बार में काम खत्म। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन इस तरफ कराएंगे। आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा, आपको जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। यूट्यूब पे तो आप देखोगे ही नहीं इस तरीके से। और आप देखना अभी मैं जो तरीका बता रहा हूं ना, फिर कितने लोग इसी तरीके से पढ़ाने लग जाएंगे वापस से। कॉपीराइट करवा दूंगा इसमें कि ये तरीका तो बस एसएम सर का ही है। खैर, अगर आप बच्चों का फायदा होना चाहिए, बाकी तरीकों पे तो क्या रखा है, कोई भी पढ़ाए यार। तो हम कई सारे रिएक्शंस इसमें देखेंगे, कई सारे रिएक्शंस इसमें देखेंगे। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कॉपी कर लिया इसको, बार बार इसको रिपीट कर देंगे। 2 3 4 5 6 7, इधर 7 रख लेते हैं, फिर एक इधर लेके चलते हैं और इधर इसको ऐसे घुमा देते हैं। तो इतने सारे रिएक्शन आप लिखवा दोगे सर? हाँ भाई मैं लिखवा दूंगा। हमें याद कैसे होगा सर? तुम्हें याद हो जाएगा सर। तुम याद करने की सोचोगे तो याद नहीं होगा, पर तुम सोचोगे लिखना है सर मुझे, बस याद व्याद बाद में देख लेंगे, मुझे लिखना है सर बस। ये बात मान लो कि सर लिखूंगा मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, तो तुम्हें याद हो जाएगा। तो कोई नहीं रोक सकता सर आपको, तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें एक आधा एरो हो सकता काम में ना आए, तो आप देखने के बाद ही लिखना। जब मैं लिख दूंगा ना उसके बाद ही आप इसको लिखना स्टार्ट करना। जब मैं लिख दूंगा उसके बाद ही आप पॉज करके लिखना सर। अब बोरोन की रिएक्शन करा रहे हैं सर। बोरोन की रिएक्शन सबसे पहले मैंने बोला था एयर और वाटर के साथ चीजों की रिएक्शन कराते हैं, तो सबसे पहले पानी के साथ बोरोन की रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले अपन ने लिया कोल्ड वाटर, फिर लिया हॉट वाटर, ठीक है, फिर इसके साथ लिया स्टीम, फिर इसके साथ लिया, मतलब बोरोन इतना अच्छा एलिमेंट है ना सर, आपको मजा आएगा बोरोन की रिएक्शन देख के। आप बोलोगे अच्छा इतना आसान सर। फिर हमने बोला कि चलो भैया स्टीम के साथ तो तुम्हारी रिएक्शन कराएंगे ही, पर तुम्हें पहले रेड हॉट करेंगे, गर्म करके लाल करेंगे, रेड हॉट बोरोन। कोई भी चीज रेड हॉट होने पे ज्यादा रिएक्टिव हो जाती, सीधी सी बात है। मान लो अभी समझाऊंगा, अभी सारी बातें समझाऊंगा। फिर उसके बाद बात करते हैं सर, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HCl के साथ, फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे सर डाइल्यूट HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, फिर इसकी रिएक्शन इधर करवाएंगे सर कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे सर एयर के साथ। एयर के साथ मतलब ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, पर बोरोन क्रिस्टलाइन फॉर्म का होगा, बोरोन क्रिस्टलाइन फॉर्म का होगा। फिर इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, पर इस बार बोरोन अमॉर्फस होगा सर, इस बार बोरोन अमॉर्फस होगा। अमॉर्फस मतलब इसका अरेंजमेंट अच्छा नहीं होगा। फिर नाइट्रोजन के साथ कराएंगे, नाइट्रोजन के साथ भी बोरोन कैसा होगा सर? अमॉर्फस होगा। नाइट्रोजन के साथ भी बोरोन कैसा होगा सर? अमॉर्फस होगा। एक रिएक्शन मेरे को और करवानी है, बच रही है। इसके बाद फिर यहां पे हम क्या कराएंगे सर? यहां पे हम क्या करेंगे सर? NaOH एक्वस के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, NaOH एक्वस के साथ। और एक रिएक्शन और करानी है, तो यहां से कॉपी करके करवा ही लेते हैं, इधर करवा देते हैं सर। इधर लिख दूंगा मैं, इधर लिख दूंगा, है ना, NaOH एक्वस यहां थोड़ा सा ऊपर। यहां पे हम करवाएंगे NaOH लिक्विड। लिक्विड का मतलब पिघलाया है सर, NaOH को मोल्टेन फॉर्म में लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। सर देखो बोरोन है ना बड़ा जिद्दी आदमी है, तो तुम इसको बोलोगे ठंडे पानी से नहाना है, ये मना कर देगा सर। मैं क्यों नहाऊं? तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है, तुम नहा लो, ठीक है। फिर बोलोगे गर्म पानी से नहा लो बोरोन बाबू, बोरोन बोलेगा नहीं नहीं नहाऊंगा, माई लाइफ माई रूल्स। फिर तुम बोलोगे अच्छा ठीक है बोरोन स्टीम बात ले लो, बोरोन बोलेगा मैं नहा ही नहीं रहा, फालतू बकवास मत करो। फिर तुमने क्या किया? बोरोन को बोला चल एक बार एक काम करके आते, चल क्रिकेट खेलेंगे। बोरोन बोला हाँ क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। क्रिकेट खिलाया इसको पूरे धूप में, एकदम तपती धूप में, तपती धूप में इसने क्रिकेट खेला, एकदम पसीने से तरबतर हो गया, लाल हो गया सर धूप में। लाल होने के बाद अब इसको स्टीम में बोलोगे अब नहा ले बोरोन, तो बोलेगा चलो अब नहा लूंगा। तो ये स्टीम में रिएक्ट करेगा, याद रखना। और मैंने बोला था अगर कोई भी एलिमेंट स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपना ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड नहीं। तो ये आपको B2O3 बना के देगा और H2 रिलीज करके देगा सर। तो कितना मजेदार, कोई रिएक्शन ही नहीं करा सर, वाह ऐसा ही होना चाहिए सब एलिमेंट।
फिर बोरोन की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ कराओगे तो डाइल्यूट HCl के साथ बोरोन क्या बोलेगा, मैं नहीं करना रिएक्ट, माय लाइफ माय रूल्स। फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, फिर बोलेगा माय लाइफ माय रूल्स। फिर बोरोन की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराओगे, फिर बोलेगा माय लाइफ माय रूल्स। आप बोलोगे सर जब ये किसी के साथ रिएक्शन कर ही नहीं रहा तो रिएक्शन लिखा ही क्यों? नहीं लिखते, जरूरी है सर लिखना, जरूरी है सर लिखना, आप भी लिखना सर, फाकी मत मारना। तो इससे बढ़िया एलिमेंट कोई हो सकता है? रिएक्ट ही नहीं कर रहा सर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से एक रिएक्शन दिखा रहा है। काश सारे एलिमेंट ऐसे होते, तुम तो अभी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऐसा वरदान मांग रहे होगे। काश सारे एलिमेंट ऐसे होते, मजा ही आ जाता जिंदगी का। वापस आते हैं सर इस तरफ। फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करा, डाइल्यूट से नहीं करेगा, ठीक है, डाइल्यूट एसिड थोड़ा सा कमजोर एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन कराए, इससे भी रिएक्शन नहीं किया। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है ना, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दिल पे चोट लगती है सर। एक मूवी देखी होगी तुमने, कभी खुशी कभी गम, जिसमें करीना कपूर रहती है। कभी खुशी कभी गम, यहां करीना कपूर रहती है, काजोल रहता है, शाहरुख खान रहता है और ऋतिक रोशन, है ना। हाँ, उसमें ना एक डायलॉग मारती है करीना कपूर। ऋतिक रोशन कार लेके आता है, मस्त फरारी कार लेके आता है, उतरता है और करीना कपूर की तरफ नहीं देखता। क्या डायलॉग मारती है एक बार तुम कमेंट में लिख देना। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा वो डायलॉग। वो डायलॉग मारती है, कौन है जिसने पीछे मुड़ के पू को नहीं देखा। वही सेम कहानी इसके साथ HCl के साथ भी होती है। HCl बोलता कौन है भैया जो पीछे मुड़ के, पीछे तो मुड़ के नहीं, जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl से भी रिएक्ट नहीं कर रहा। तुम खुश हो जाओगे, बोलोगे वाह अब तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। वैसे ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तुक्का ही मार दो। तो आप बोलोगे यस सर, इट विल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड इट विल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये रिएक्ट करके बोरिक एसिड बना के देगा सर, और साथ में SO2 गैस रिलीज करके देगा। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ भी ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये H3BO3 मतलब बोरिक एसिड बनाएगा, और साथ में जिस गैस का नामकरण किया था भूरा, भूरा देगा सर हमें। क्या देगा? भूरा, ठीक है। और अगर एयर के साथ बात करें और क्रिस्टलाइन बोरोन लिया है आपने तो फिर से नो रिएक्शन। वाह सर, एलिमेंट हो तो बोरोन जैसा, एलिमेंट हो तो बोरोन जैसा, वरना ना हो। फिर हम बात करेंगे एमोर्फस बोरोन हो तो एमोर्फस सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, तो एमोर्फस बोरोन इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा सर? B2O3। फिर एमोर्फस बोरोन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके, याद रखना एमोर्फस बोरोन है सर, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन तो गैस है। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा BN, और BN जो है बोरोन नाइट्राइड नाम है इसका। BN जो है सर, वो BN जो है वो पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किस फॉर्म में? पॉलीमरिक फॉर्म में सर। ये चीजें नहीं मिलेंगी नॉर्मली, आपको देख लेना। इतनी रिएक्शन कहीं मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना सर एक साथ। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे जब एक्वस फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? एक्वस फॉर्म में। तो ये आपको बना के देगा NaBO2, ये आपको बना के देगा NaBO2। NaBO2 का मतलब है, इसको हम कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट। मेटाबोरेट क्या होता है वो पूरा बताऊंगा आपको, टेंशन ना लें। ये है सोडियम मेटाबोरेट। मेटाबोरेट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। और साथ में H2 गैस रिलीज करके देता है। वही अगर मैं NaOH लिक्विड के साथ इसकी रिएक्शन कराऊं, NaOH लिक्विड के साथ इसकी रिएक्शन कराऊं, मतलब NaOH को मोल्टेन फॉर्म में रखा है, तो मोल्टेन फॉर्म में ये क्या करता है? देखना, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि दोनों रिएक्शन NaOH के साथ ही हैं। दोनों रिएक्शन NaOH के साथ ही हैं। एक बार एक्वस फॉर्म में मतलब पानी में घोल लिया, एक बार इसको पिघलाया है सर। तो मोल्टेन फॉर्म में जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, मोल्टेन फॉर्म में जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो ये आपको बना के देता है Na3BO3। ये आपको बना के देता है Na3BO3 सर। ये है सारी रिएक्शन बोरोन की। अब तुम बोलोगे सर इसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी कर दो सर, इसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी कर दो, ये बात पच नहीं रही है, हजम नहीं हो रही है सर ये बात। तो इसके बारे में मैं एक बात लिखता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, एक समाधान देता हूं सर इसका आपको क्या देता हूं सर? एक समाधान देता हूं, इसका आपको एक समाधान देता हूं सर। समाधान क्या है?
समाधान ये है समस्या, समस्या का समाधान। समाधान क्या है सर, देखिए ध्यान से। तो समाधान की बात करें तो इसका सीधा समाधान यह है कि बोरोन जो है, बोरोन रिएक्ट्स ओनली विथ concentrated oxidizing acids, concentrated oxidizing acids, बस कॉन्सेंट्रेटेड और ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ ही ये रिएक्ट करता है, बाकी किसी के साथ ये रिएक्ट करता ही नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड और ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ ही ये रिएक्ट करता है, बाकी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। अब आप बोलोगे सर कॉन्सेंट्रेटेड में डाइल्यूट वाला तो आया नहीं, तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फिर HCl की बात करें तो आपको हर सर ने पढ़ा रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट से हम बता सकते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप कमेंट में लिखो कि क्या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी भी क्लोरीन, HCl, क्लोराइड आयन कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है क्या? और वहीं अगर हम यहां पे बात करें तो ये सल्फर +6 में है, नाइट्रोजन +5 में, क्या ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है क्या? आंसर आपको पता है, पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप सही बात जान रहे हो या मैंने लिख दिया, आपने देख लिया, खेल खत्म। नहीं सर, समझना है, तह तक जाओगे तो इतनी रिएक्शन तुम आंख बंद करके लिख सकते हो सर। एक बारी मैं साइड हो जाता हूं, एक बारी मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको कॉपी कर लें। एक बारी मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको कॉपी कर लें सर। ये बहुत सारी रिएक्शन, ये बहुत सारी रिएक्शन सर, ये बहुत सारी रिएक्शन। क्लियर है? अब बोरिक एसिड के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूं, बोरिक एसिड के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोरिक एसिड के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। अगले पेज पे चले, आइए चलिए अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो आप आगे लिखिएगा केमिस्ट्री ऑफ बोरिक एसिड, जो हम कंटिन्यू करेंगे आगे। नेक्स्ट आप लिखिएगा केमिस्ट्री ऑफ बोरिक एसिड, यही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इसको एमओपी पढ़ के एंड करेंगे। बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। प्रॉपर्टीज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे एमओपी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमें आता है सर, हमें आता है क्या? बताओ फटाफट। सबसे पहले सर बोरोन ले लो, इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड और ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ये क्या बना के देगा? H3BO3 और साथ में भूरा। उसके बाद अगर हम बात करें सर बोरोन को ले लो, इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दो, इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दो, ये बना के देगा H2SO4 प्लस SO2। चमका या नहीं चमका? हाँ या ना? यस सर। और भी कई सारी रिएक्शंस कर सकते हैं, और भी कई सारी रिएक्शंस हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए तुम एक सॉल्ट ले लो सर, Na3BO3। मैं तुम्हें ये रटवाना नहीं सिखा रहा, ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। सॉल्ट ले लो, इसमें सोडियम है, अगर मान लो मैं सोडियम हटा के 3 हाइड्रोजन लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा क्या? यस सर। तो कुछ मत करो, इसको HCl से ट्रीट कर दो। ये आपको क्या बना के देगा? NaCl। ये आपको क्या बना के देगा? NaCl प्लस H3BO3। ये आपको क्या बना के देगा? NaCl प्लस H3BO3। अब H3BO3 की अगर मैं बात करूं, तो H3BO3 को हम बोरिक एसिड बोलते हैं। इसके अपीयरेंस की बात करते हैं सर, इसके अपीयरेंस की बात करते हैं। इसके अपीयरेंस की बात करें सर तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है सर। क्या होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। तुमने कभी कैरम खेला है? कभी भी कैरम खेला है? कैरम बोर्ड में पाउडर इस्तेमाल करते हो, कैरम बोर्ड में स्लीपरी पाउडर इस्तेमाल करते हो। सभी ने उस पाउडर को, अरे कैरम खेला नहीं हो, घर में नहीं हो, पर देखा जरूर होगा सर। आजकल तो मोबाइल वाला जनरेशन है, मुझे ये बात पता है कि आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल बाद जो बच्चे होंगे वो कैरम बोर्ड नहीं देखेंगे, वो कैरम देखेंगे। हाँ कैरम देखा, कैसे? ऐसे इधर से ऐसे फोन में खींचो तो स्ट्राइकर अटैक कर देता, खत्म। तो कैरम तुम में से बहुत सारे ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा। तो कैरम के पाउडर के बारे में जानते होंगे। कैरम के पाउडर में बोरिक एसिड यूज होता है सर। कैरम के कैसे देखना चाहते हो? देखो कैरम क्या होता है, पहले कैरम देख लेते हैं सर। पहले हम देख लेते हैं कैरम क्या होता है। दिस बोर्ड इज कॉल्ड कैरम बोर्ड। और ये याद है, ये सीन किसका है? मुन्ना भाई MBBS का है ना। तो यहाँ पे देखो पाउडर रखा हुआ है, कैरम का पाउडर। वैसे नॉर्मली आप देखोगे तो बोरिक एसिड इस फॉर्म में मिलता है। वैसे नॉर्मली आप देखोगे तो बोरिक एसिड इस फॉर्म में मिलता है। वैसे नॉर्मली आप देखोगे तो बोरिक एसिड इस फॉर्म में मिलता है सर। और ये आपका कैरम पाउडर, कैरम बोर्ड में इसको यूज करते हैं। ठीक है, यहीं पे आज की क्लास हम एंड करते हैं, यहीं पे आज की क्लास हम एंड करते हैं सर।
फिर अगली क्लास में हम और बहुत सारी बातें बोरिक एसिड से रिलेटेड कंटिन्यू करेंगे। बोरिक एसिड कैरम का पाउडर होता है, काफी स्लिपरी होता है, सॉलिड व्हाइट कलर का होता है। ये आप अब जान गए होगे, कैरम पाउडर देखोगे तो सब समझ जाओगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें।